फिर आज हमने अपना नया यूनिट स्टार्ट करना है, फिस्कल फंक्शंस। बहुत इजी चैप्टर, बहुत छोटा भी, एक ही अच्छा में तमाम। बेटा फिस्कल फंक्शन है क्या? पहली बात तो बेटा जब हम बात करते हैं ना फिस्कल फंक्शन इज कवर्ड बाय गवर्नमेंट। फिस्कल फंक्शन इज गवर्नमेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर फिनेंस से रिलेटेड क्या क्या एक्शंस लेने पड़ते हैं उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे बेटा अभी आगे कि फिस्कल फंक्शंस के अंदर गवर्नमेंट के पास मेजरली 3 पार्ट्स। फिस्कल फंक्शन आपको 3 हिस्सों में बांट के मिले। पहला हिस्सा एलोकेशन कि जो भी रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल है, नेशन के पास अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो, एक जगह पर इकट्ठे ना हो, जिसको जरूरत है उसको मिले। कोई भी व्यक्ति उन रिसोर्स, क्योंकि वो देश के रिसोर्सेज है, उनसे वंचित ना रहे। हर व्यक्ति के पास वेलबींग के कम से कम जितने भी मिनिमम उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको तो वो कवर कर ही पाए। हर व्यक्ति के पास कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान और एजुकेशन वाली सुविधाएं तो मिल ही पाए। ये उसका पर्पस है एलोकेशन। दूसरा होता है जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपने एलोकेशन कर दिया, उसके बाद जो भी देश में कमाया गया, जनरेट किया गया, उसके ऊपर भी सभी लोगों का अधिकार होता है। सर अगर कई बार अच्छा भी नहीं लगता है सर, किसी ने अगर मेहनत करी है तो उसका अधिकार ज्यादा बनता है, किसी ने मेहनत कम करे तो उसका अधिकार बनता ही नहीं, हम क्यों दो रहे हैं? लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस, हालात, तो व्यक्ति की पोजीशन ऐसी हो सकती है कि वो व्यक्ति चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है वो नहीं करना चाहता, वो करना चाहता है, बट वो फिर भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल नहीं है। जितना पैसा गुड़गांव के अंदर लोगों को दिखता है, उतना पैसा किसी और शहर के अंदर, बॉम्बे कम्पीट कर लेगा, मेट्रो सिटीज कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी और जगह पर आप जाओगे आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है जो दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर हो गया या फिर हमारे पास जो भी और मेट्रो सिटीज है वहां पर अवेलेबल है। बाकी पिछड़े इलाकों में उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। जो इनकम यहाँ पर नॉर्मल लेवल लगता है, किसी किसी के लिए बहुत बड़ा सपना हो सकता है। उसको उसका 10%, 20% अचीव करने के लिए भी बहुत दुगनी मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी किसी को लगता है इजी मनी है, किसी किसी के लिए बहुत हार्ड मनी हो सकती है, बहुत छोटा सा अमाउंट में। तो वो डिपेंड करता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज, उसके पास पोजीशन कैसी है, उसके वो किस इलाके के अंदर है, कहां पर काम कर रहा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए ना। एक पर्टिकुलर इलाका है, दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, बहुत अच्छा पैसा कमा करके दे रहे सरकार को। बाकी और शहरों के अंदर बेशक टैक्स नहीं आ रहा, तो क्या सरकार वहां पे खर्चा नहीं करेगी? वहां पर भी तो खर्चा करना जरूरी है, वहां पर भी लोग हैं, सबको जरूरत है। तो वो क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और आखिरी में हमारे पास आता है स्टेबलाइजेशन। सिर्फ मार्केट को खड़ा करना, इकोनॉमी को खड़ा करना जरूरी नहीं है, उसको मेंटेन करना है, इकोनॉमी को चलाना है, उसको स्टेबलाइज्ड रखना है। नहीं तो क्या होगा? अगर मान लो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ, श्रीलंका में क्या चल रहा है सर? लोगों के पास पैसे नहीं है, जिसके बेटा देखो, व्यक्ति सोसाइटी के अंदर तभी तक सुरक्षित है जब तक हर व्यक्ति के पास खाने पीने सोने की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति इकोनॉमी के अंदर तभी तक सुरक्षित है जिस दिन किसी व्यक्ति, कोई मान लो कोई ऐसा इलाका निकल आया जिनके पास खाने की सुविधा भी नहीं है, तो उसको क्या लगता है देश में क्या बढ़ने वाला है? ठीक है। अब बेटा उसमें लूटपाट, मारकाट, यही होता है। और क्या होता है इकोनॉमी के अंदर? बड़े बड़े देश हमने देखे जब डूबते हो इसी तरीके से डूबते, क्योंकि वहां पर इनकम जनरेट नहीं हो रही है। किसी के पास इनकम नहीं है, भाई किसी को भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा, उसको अगले 4 दिन बाद क्या करेगा? किसी ना किसी क्राइम के ऊपर जाएगा, वो नहीं रुक सकता। अगला देख रहा है कि बच्चों को भी खाना चाहिए, अब अपने लिए शायद कंट्रोल कर भी रहा था, लेकिन 4 दिन तक अगर बच्चों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो कुछ तो कर ही डालेगा ऐसा जो उसको नहीं करना चाहिए था सोसाइटी के अंदर। ये कहां पे गड़बड़ पैदा हुई? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के। अगर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। और आगे फिर स्टेबलाइजेशन के अंदर भी हमको इसी चीज को कॉन्टिन्यूएंस के अंदर मेंटेन करना है। ये गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस है, और गवर्नमेंट अगर ये ना करे तो कोई और करने भी नहीं वाला। हर व्यक्ति अपना झोला भरने में लगेगा। प्राइवेट फर्म जो है, बिजनेसेस जो है, मार्केट जिसको बोलते हैं, मार्केट मींस प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स अपने लिए काम करेंगे या फिर उसके लिए काम करेंगे जो पे करेगा, लेकिन जो पे कर नहीं कर सकता, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मौके नहीं है, वो पे नहीं कर सकता। और उसके साथ फिर क्या होगा? उसके लिए तो मार्केट कुछ नहीं करने वाली। भैया फ्री में कोई काम नहीं करेगा कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेंट, उसके लिए सरकार चाहिए।
उसके लिए गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है जिसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को ये नजर नहीं आ रहा होता, वो काम वो नहीं करेंगे। जस्ट गवर्नमेंट ने एक चीज इंश्योर करी, राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, वेरी गुड। फिर उन्होंने देखा सरकारी स्कूल के अंदर तो इतनी सीटें ही नहीं, जितने बच्चे रोड के ऊपर घूम रहे हैं बिना पढ़े लिखे। फिर उन्होंने एक और मौका निकाला कि एक काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कुछ 10% 15% सीट्स रिजर्व कर देते कंपल्सरी। ये गवर्नमेंट का क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, स्टेबलाइजेशन का फंक्शन का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं किया होता तो जिन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए उन बच्चों को, जिन बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन नहीं लगाया होता, गवर्नमेंट स्कूल मेंटेन ना करे, क्या होगा सर? गवर्नमेंट तो ऐसे भी मेंटेन नहीं करेगी, लेकिन सुविधा है तो स्कूल बंद तो नहीं है, स्कूल तो है, स्कूल खुला हुआ है, इंप्रूव भी हो जाएगा अगर होना होगा तो। लेकिन अगर वो स्कूल हो ही ना, सिर्फ वही व्यक्ति एजुकेशन ले पाएगा जो प्राइवेट स्कूल जाए। और प्राइवेट स्कूल तो कितने महंगे, सबको पता, तुम तो वहीं से आए। ठीक, आओ बेटा चैप्टर के ऊपर चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर सरकार को बड़ी सारी गालियां भी पड़ेगी और सरकार की बड़ी सारी तारीफ भी होगी, लेकिन सरकार की होगी। ठीक है, सरकार की हरकतें वही भुगतेंगी। एक हाँ जी, तो बेटा चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो वैसे मैं दे चुका हूँ एक बार, हम यहाँ से भी देख लेते हैं वही क्या बातें हो रही है। गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसको कदम तो उठानी है, और कदम कहाँ पे रखे जाते हैं? कदम तो उठाने हैं, लिखा तो यही हुआ, रखे कहाँ पे जाते हैं? ऐसा बोलते हैं जब बजट आता है ना तो सरकार ने बड़े सारे कदम उठाए और उठा के रखे मिडिल क्लास की छाती पे, क्योंकि जो बिल्कुल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको तो मिलना है। हमने उनके लिए ये सब्सिडी दी, हमने उनके लिए ये सब्सिडी दी, और हमने ये इतने इतने पैसे खातों में पहुंचाए। जो बहुत अपर क्लास के अंदर है उनको फर्क नहीं पड़ता बजट से, ठीक है, तो कदम अल्टीमेटली पड़ता कहां पर? कोई बात नहीं, ऐसा हर देश में, खाली हमारे देश में नहीं, ऐसा मान के चलो दुनिया एक जैसी है बेटा, पूरी की पूरी हर सरकार हर देश के अंदर एक जैसा ही काम कर रही है। बस आधे लोगों को पसंद आता है जिन्होंने चुना है, अब जिसने वोट दिया और बाद में वो बुराई भी करे तो कैसे करे? अपने खुद के डिसीजन के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ता है। तो गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स किस चीज के लिए? टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एज सम वेरिएबल डू नॉट फंक्शंस ऑटोमेटिकली। ये क्या बात होगी, डू नॉट फंक्शंस ऑटोमेटिकली? मार्केट अपने आप काम नहीं करने वाली भैया, जब तक तुम उसको डंडे के जोर पे चलाओगे नहीं ना, पर मार्केट अपने आप नहीं चलेगी। डिमांड सप्लाई से अपने आप प्राइस डिसाइड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उन्हीं गुड्स का होता है जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट दे रहे हैं। अगर सरकार ने राइट टू एजुकेशन नहीं लगाया होता, क्या कोई भी प्राइवेट स्कूल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को के बच्चों को फ्री में एडमिट कर लेता? मान लेते कोई बहुत अच्छे आदर्शवादी प्रिंसिपल्स वाले स्कूल शायद कुछ रहे होंगे, उन्होंने एक दो शायद बच्चों को एडमिशन ऐसे दिया भी होगा, लेकिन कोई कंपल्शन जब तक, कानून जब तक नहीं आएगा तब तक वैसा नहीं करेगा। वो जब तक एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई लॉ नहीं लगता था तब तक धड़ल्ले से पता नहीं क्या क्या एडवर्टीजमेंट में नहीं बेचा इन्होंने। काफी साल पहले की बात है, जब से तो तुमने टीवी देखा होगा तब से शायद इस तरीके की कोई एडवर्टीजमेंट आई नहीं थी, क्योंकि काफी टाइम से बैंड है। पहले सिगरेट की एडवर्टीजमेंट आती थी विच वाज क्वाइट नॉर्मल। मूवी चल रही है, मूवी के बीच में सिगरेट की एड आती। अभी तो मूवी के बीच में भी अगर सिगरेट का सीन आ जाए तो उसको भी वो धुंधला कर देंगे वहां पर, या फिर नीचे लिख देंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। और जो उसका पैकेट होता था सिगरेट का पैकेट, उसके ऊपर अक्षय कुमार आ रहा है व्हील्स के ऊपर, रेड एंड व्हाइट के ऊपर बड़ा बड़ा। अब तो उसके ऊपर क्या आती है, फोटो कैंसर वाली। ये रूल्स है, किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए हैं भैया, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। लोग गवर्नमेंट नहीं चाहती ना यार तुम इस चीज को कंज्यूम करो, फिर बंद क्यों नहीं करवा देते? और इतना मोटा टैक्स कैसे छोड़ दिया? तुम भी समझदार बन जाओ, हम तो कब से कह रहे हैं उसके ऊपर 85% एरिया
रूल है, कोई भी तंबाकू वाला प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर 85% एरिया में आपको वार्निंग छापनी है। सिर्फ 15% इलाका आपको मिल सकता है जिसमें आप अपना ब्रांड छाप सकते हो। बाकी 85% एरिया में आप चाहे कैंसर वाली फोटो छापो, चाहे बड़ा बड़ा ये लिखो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बेटा जो भी पैकेट का साइज होगा उसका पैकेट का साइज उसका 15%, अगर एक पैकेट मान लो 4 इंच का पैकेट है तो उसका 15% एरिया आपको मिलेगा अपनी ब्रांडिंग के लिए। बाकी पे आपको सिर्फ वार्निंग वो कैंसर वाले चित्र टाइप ऐसे छापने, ये रूल है। नहीं होता तो तुमको क्या लगता है वो सिगरेट बनाने वाली कंपनी अपने पैकेट के ऊपर कैंसर छाप के देगी? एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, तुम्हारे को पता नहीं क्या क्या वादे करके चिपका दे, आज को तुम आज खाओगे असली में विंग्स निकल आएंगे। आपने जो है रेड बुल के विंग्स, लेकिन रेड बुल की बेटा ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट थी, एक व्यक्ति ने रेड बुल के ऊपर केस भी कर दिया, स्पेलिंग तो चेंज करी और उसके बाद लेकिन उसको बहुत मोटा हर्जाना भरना पड़ा। भरा, कोई बात नहीं भैया, कानून नहीं होते तो फिर कौन भरता। स्कूल के अड़ोस पड़ोस में आप लिकर शॉप नहीं खोल सकते, ये रूल्स है। किसने बनाए? सरकार ने बनाए। सरकार की जरूरत है समाज को सुधारने की, ठीक है। गलत आदतों में ना पड़े बच्चों के अड़ोस पड़ोस में ऐसी चीजें एक्सपोज नहीं होनी। स्कूल कॉलेज के आसपास में आप लिकर शॉप नहीं खोल सकते, आप पान मसाला की दुकानें नहीं चला सकते। दुकानों के बीच में एक रूल आता है, हाईवे के साइड में भी नहीं खोल सकते, 500 मीटर तक अंदर नहीं खोल सकते। लेकिन अब तो खुले ही हुए हैं, सारे ही चले। रास्ते चेंज कर दिया उन्होंने, लोग रूट बना दिया। मेरा 500 मीटर दूर है। एक फोटो भी आई थी, एक बंदे ने क्या करा, उसकी लिकर शॉप थी जस्ट बाय द हाईवे, तो उसने क्या करा, वो लगा दी, बैरिकेडिंग लगा दी अपनी शॉप तक जाने के लिए, बैरिकेडिंग घुमा 500 मीटर हो गए। तो कानून बाद में आता है, तोड़ने के तरीका पहले ढूंढ लेते हैं ना, वही वाला हिसाब। आओ, तो गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव फॉर सम वेरिएबल डू नॉट फंक्शन ऑटोमेटिकली। कुछ चीजें अपने आप ठीक नहीं होंगी, उसके लिए किसी ना किसी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, किसी ना किसी को आकर के इंटरवीन करना पड़ेगा। और वो इंटरवीन कोई भी व्यक्ति कैसा, समाज का बीड़ा हर कोई अपने कंधे पर थोड़ी उठा रहा है, तो किसको करा है, कौन करेगा? वो सारा गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। और बड़ी जरूरी है सरकार देशों के लिए। सर कितना अच्छा होगा अगर देश में सरकार ना हो। बेटा एक सीधा सा मतलब होता है, उसको बोलते हैं अराजकता। हाँ, अभी श्रीलंका के अंदर जो भी तुम अगले कुछ दिनों में देखने वाले हो ना, वो सब कुछ ऐसे ही मान के चलना कि अगर देशों में सरकार नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स। वेलबींग में सब कुछ है बेटा। उसको जीवन जीने के लिए भी जो चाहिए वो भी उसको मिलना चाहिए। जीवन जीना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए भी उसको जो चाहिए वो भी उसको मिलना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए जो उसको चाहिए। जो सरकार हमारे को ये सब कुछ देती है, हमें तो कुछ नहीं मिला। हम तो पापा से पूछते जुलाई के अंदर टैक्स जा रहा है बस, है ना, टैक्स ही जा, टैक्स नहीं भरते तो हम नहीं भरते। नहीं सर, नो, किस बात का टैक्स? कई सारे लोगों की नियत भी ऐसी होती है, क्लाइंट पे आकर क्लाइंट पे आकर के बोले किस चीज का टैक्स भरना, सरकार ने क्या कर रखा है, टूटी हुई सड़कें दे रखी है, टूटी हुई लाइटें दे रखी है, दिन में 4 घंटों की लाइटों के कट लग रहे हैं और बिल भी हम भर रहे हैं। जब बिल मैं भर ही रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, हॉस्पिटल का बिल भी मैं भरूंगा, रोड के ऊपर गाड़ी चलाऊंगा, हाईवे के ऊपर टोल भी मैं भरूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल की फीस भी मैं भरूंगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा, सारे बिल मैं भरने वाला हूँ, दवाइयां भी मैं खरीदने वाला हूँ, तो सरकार को किस चीज के पैसे दूं भैया? फिर उसको समझाना पड़ता है, भाई साहब देश के अंदर 30 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। झूठे आंकड़े हैं जो कि इससे ज्यादा है, ठीक है। अब 30 करोड़ जनता अगर पॉपुलेशन, उसके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, $2 पर डे से नीचे की इनकम है, $2 मतलब 140 रुपए, 150 रुपए से नीचे की इनकम है पर डे की पूरी फैमिली की। अब 150 रुपए से नीचे की इनकम में, कांग्रेस के टाइम पे कभी किसी नेता ने एक भर के ऐसा बयान भी दिया था कि अगर आप 20 रुपए रोज कमाते हो ना, आप गरीबी रेखा से नीचे रहने के लायक नहीं हो, आप अमीर हो। हाँ, वो 20 रुपए कैसे बोल रहा था उस टाइम? वहां पर उस टाइम तमिलनाडु के अंदर वो एक कोई हमारा रसोई चलती थी, 5 रुपए में मील मिलती थी। फिर अगर आपके परिवार का 20 रुपए बंदा कमाता है ना, वो 4 टाइम खाना खाएगा, 2 टाइम तो छोड़ो, लेकिन उसको सिर्फ खाना ही नजर आता है भाई, और कुछ नहीं है। खाना ही खाएगा, कपड़े नहीं पहनेगा वो।
तो गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट टू इंप्रूव वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड. सो गवर्नमेंट imposes rules and regulation in economy and some goods and services provide exclusively by government. जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बेटा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर देगा ही नहीं तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली क्या होता है बेटा, जिसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेंट हो ही ना. एजुकेशन वो सेक्टर है जिसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेंट है, हेल्थ केयर वो सेक्टर है जिसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेंट है. एक्सक्लूसिवली डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स नहीं, और जो क्या बोलते हैं उसको क्या होगा जैसा कुछ. लेकिन कुछ हरकतें ऐसी जो सरकार खुद ही करेगी. एटॉमिक रिसर्च किसी बंदे को थोड़ी दे सकती है, कंपनी एटॉमिक रिसर्च करेगी हमारे लिए. प्राइवेट पार्टिसिपेंट के हाथ में नहीं दे सकते, तो वो काम सिर्फ किसको करना पड़ेगा, सरकार को ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमको बेटा फंक्शन समझना है, सरकारें ऐसा क्यों करेंगी और कैसे कैसे करेंगी, इतना सा काम इस चैप्टर के अंदर. और वही 3 के 3 पार्ट मिलेंगे, वही 3 पार्ट खत्म हो जाएंगे तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा. रोल ऑफ गवर्नमेंट. बेटे बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट, ये तो तुमने नाम सुने ही हुए पहले अपने इकोनॉमिक्स की बुक में. खुले विचारों के लोग, ठीक है, लेकिन खुले विचारों को भी कभी ना कभी बांधना पड़ता है कि भैया नहीं ऐसे नहीं बोल सकता. कितना अच्छा होता कि देश में सरकार होती ना, किसी चीज के ऊपर कोई प्रतिबंधन ही ना होता. नहीं, किसी चीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जिसको जो करना करो अपना मन है, जाके गुफाओं में रहो, समाज में रहने की जरूरत क्या है. हाँ, तो तुमको पता चल गया भाई सरकार तो चाहिए देश के अंदर, चाहे कोई भी मोदी हो चाहे मनमोहन हो, लेकिन चाहिए, उसके बिना दिक्कत है भैया. अब जो बेटा ये पुराने पहले इकोनॉमिक्स का नाम पढ़ रहे हैं एडम स्मिथ, ये फुल सपोर्टर थे फ्री मार्केट के. कह रहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट यार वो संभाल ले, क्या नाम है, बस देश की चीजें संभाल ले, बाकी मार्केट के अंदर उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन किसको क्या प्रोवाइड कर पा रहा है, क्या कोई व्यक्ति कुछ को अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसके अंदर सरकारों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए. लेकिन सिर्फ उसको एक बात समझ में आई, फ्री मार्केट होनी चाहिए. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा अगर वहां पर कोई भी बीच में और पार्टिसिपेंट नहीं हुआ जो उसको कंट्रोल करे. मार्केट में फ्लक्चुएशन आती जा रही, कई बार ऐसी फ्लक्चुएशन होती है जो अपने आप करेक्ट ही नहीं होती, खड्डा और गहरा होता जाता है. उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है. जैसे पिछले दिनों में देख रहे थे, अभी फिलहाल में गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, एग्जांपल में आरबीआई दे रहा हूं, बट आरबीआई गवर्नमेंट मार्केट में आरबीआई की तरह ही काम करता है. जैसे आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर काम करता है, गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी के अंदर उसी तरीके का एक्ट करती है. जैसे डॉलर का रेट रुपए के मुकाबले बदलता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, आरबीआई कुछ नहीं करेगा, वो होता जाएगा. तो आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शन लेता है ना, अपना आकर के इंटरवीन करता है. ऐसे ही गवर्नमेंट भी अगर इकोनॉमी के अंदर देखते कि भैया कुछ डिसरप्शन है, कुछ गड़बड़ चल रही है, एक ही जगह पर सारे रिसोर्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, इनकम एक ही जगह पर एक ही ग्रुप के पास इकट्ठी होती जा रही है, जो कि आजकल हो रही है, काफी समझ हो रही है, हर देश में हो रही है. इनकम का गैप कितना है, वेल्थ का जो गैप है हर कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा है, वो बढ़ता जा रहा है. और यही वो कारण है जो किसी भी कंट्री के अंदर अराजकता फैला सकता है. मतलब किसी भी व्यक्ति को गलत काम करने पे मजबूर कर सकता है, चाहे वो नहीं भी करना चाहता था, बट वो कर सकता है. तो एडम स्मिथ फ्री मार्केट चाहते हैं, बट वो कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए सरकारें होनी चाहिए, सरकार को बीच में इंटरवीन करना चाहिए. वो कुछ चीजें कौन सी है, आगे लिखी हुई यहाँ पे लिखा बेटा, विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद प्राइवेट पार्टिसिपेंट. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप विश्वास नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के ऊपर, प्राइवेट फर्म्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते. कौन सी चीजें, डिफेंस, जस्टिस, पब्लिक वर्क, सरकारी को जो भी जनता के लिए काम होता है उसके लिए कोई भी व्यक्ति आकर के अपने खर्चे पे करेगा ही नहीं. गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है, हमने पढ़ रखा है बेटा, कंपनी लॉ के अंदर एक सेक्शन है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. अपने प्रॉफिट का 2% जनता के, देश के भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपको लगाना पड़ेगा. अभी 75 साल हो रहे हैं आजादी को, मोदी जी ने एक मूवमेंट लगा रहा है कि हर घर तिरंगा. सुना है, नहीं सुना? एक मूवमेंट है, जैसे मेक इन इंडिया एक मूवमेंट थी, थाली बजाओ था ना, एक भूल गए, पीछे कोविड आया था तो थाली बजाओ, सबने पता नहीं थालियां पीटी, लोगों ने शटर बजाया दुकानों में, क्या क्या बजाया मोदी जी के एक आह्वान पे. अब मोदी जी ने एक आह्वान और कर रखा है, हर घर तिरंगा. 75 वर्ष आजादी के होंगे तो हर घर में एक तिरंगा होना चाहिए. और कंट्रीज के अंदर बहुत नॉर्मल है, लोग अपने घरों के अंदर अपने देश का झंडा लगाते हैं, हम धार्मिक झंडा लगाते हैं.
कि घर के बाहर ओम लिखा हुआ मिलेगा। मेंटेन करना पड़ता है बेटा, यहाँ पे खरीदने में ज्यादा जोर रहता है, मेंटेन करने में जोर नहीं रहता। हाँ, तो लेकिन अब है एक मूवमेंट है, हर घर तिरंगा। आपको कोई एग्जांपल में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की मूवमेंट है, हर घर तिरंगा। अब कोई व्यक्ति झंडा अफोर्ड नहीं कर सकता, झंडा लेने, भाई वो झंडा लेने जाएगा या फिर खाने के लिए आटा लेने जाएगा? झंडा भी अच्छी क्वालिटी का मेंटेन खरीदने के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अब उसके लिए उसको लगता है भाई ये तो मेरे हफ्ते का राशन है, मैं क्यों लाऊं झंडा? लेकिन मोदी जी का तो आह्वान है पूरे देश के हर घर में झंडा होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाली, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट अपने CSR फंड में से झंडे छपवा करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो CSR का सही इस्तेमाल माना जाए। इसका मतलब तुम देखा धड़ल्ले से झंडे मिले गिफ्ट सर, अगर कंपनी ने खर्चा किया तो वो CSR के अंदर खर्चा माना जाएगा, अलाउड खर्चा है वो CSR के लिए। पिछले साल कोविड के दौरान अगर आप कोविड के मास्क बनवा रहे हो, छपवा रहे हो, बंटवा रहे हो, ये सारा अलाउड करा था उन्होंने CSR के अंदर। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के लास्ट वीक झंडे का डिस्ट्रीब्यूशन भी वो कर दिया। 15 अगस्त तक जो भी बांटोगे सब CSR में अलाउड। पब्लिक वर्क्स है, पब्लिक वर्क्स। Government works for influencing the performance of economy in positive way। वो करना तो यही चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट तो किसी कंट्रोल में नहीं है ना। पास तो तुम भी होना चाहते हो पेपर देने के लिए, लेकिन बेटा हमारे पास जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मैडम स्मिथ के बारे में नहीं बात करें क्योंकि उसने बहुत ही संकुचित फंक्शन दिए हैं गवर्नमेंट की कि वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम कर ले, बोलता है। जन कल्याण के काम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी। जन कल्याण के ज्यादा काम कहां पर है बेटा? रिचर्ड मसरे ने बोला कि भैया गवर्नमेंट को 3 काम के लिए चाहिए। गवर्नमेंट हमारे को देश में इन 3 कामों के लिए चाहिए, जो 3 काम हमने अभी सुने थे ना, क्या क्या था? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। ये 3 काम हमने डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या फंक्शन है? एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन किस चीज की मांग रहे हैं? रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, ठीक है जी। पर्पस है देश के जो भी रिसोर्सेज है वो सही हाथों में जाए ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा बेस्ट आउटपुट इन लीस्ट इनपुट। कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिल जाए। बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए आपको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पर्पस तो हमारा ये है एलोकेशन फंक्शन का, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक फंक्शन is optimal allocation of resources। optimal का मतलब क्या लिखा हुआ है? best allocation of resources yield maximum output of goods and services without wastage। wastage नीचे कम से कम इनपुट का इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको मिल जाए, ठीक है। नॉर्मली बेटा जो रिसोर्स एलोकेशन होती है ना वो डिमांड और सप्लाई के साथ चलती है, लेकिन कुछ चीजें सरकार को ही एलोकेट करनी पड़ती, ठीक है। जैसे सरकार बेटा अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए उनको लैंड एलोकेट कर सकती है कि आप आओ, आप हमारे पास यहाँ हमारे इस वाले स्टेट के अंदर, जैसे मान लो कोई भी पिछड़ा हुआ राज्य है, कौन सा राज्य ले लें? झारखंड। झारखंड अब एक पिछड़ा हुआ राज्य है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है मेजर, ठीक है। अब उस स्टेट के अंदर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगे, तो उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए ना, तो सरकार को पहले वहां पर खुद फंड्स लगाने पड़ेंगे। बेशक से वो स्टेट कुछ जनरेट नहीं कर रहा ऐसा कि वहां पर फंड्स लगाए जाए, पर सरकार को फंड्स वहां पर एलोकेट करने पड़ेंगे। वहां पर सरकार को हाईवे भी देने पड़ेंगे, तभी तो कोई भी इंडस्ट्री जाएगी। जहां पर सड़क ही नहीं होगी, जहां पर स्किल्ड वर्कर ही नहीं होंगे, वहां पर ऐसे कैसे चलेगा? वहां पर कोई व्यक्ति अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना पसंद करेगा? माल ट्रांसपोर्ट कैसे करूंगा? मेरे पास वर्कर कहां से आएंगे जो मशीनें चला लें? तो हमारा पर्पस क्या है भैया? जो भी एलोकेशन हो तो कौन करे? गवर्नमेंट करे। ऐसे रिसोर्सेज की जो स्केर्स, जिनकी कमी है, जो खत्म हो जाएंगे, उनकी एलोकेशन कौन करेगा? सरकार करेगी। प्राइवेट गुड्स विल बी सफिशिएंटली प्रोवाइडेड बाय द मार्केट। मार्केट मींस अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, प्राइवेट पार्टिसिपेंट। जो प्राइवेट गुड्स है, सर प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं बेटा? 2 प्रकार के गुड्स की क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो जनता एक साथ इस्तेमाल करती है, जिसका इस्तेमाल करने से उसमें कोई भी चीज घटेगी नहीं।
पब्लिक पार्क है, मैं वहां पर गया, वहां पर एक फूल लगा हुआ, उससे बहुत अच्छी महक आ रही है, मैंने उस महक को सूंघ, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या कोई और व्यक्ति अगर आकर के उसको सूंघेगा तो उसको महक नहीं मिलेगी? मिलेगी। मैं सड़क पे गाड़ी लेके गया, गाड़ी सड़क गिर जाएगी? क्या उस सड़क पे और कोई व्यक्ति गाड़ी नहीं चला पाएगा? चला पाएगा। ये पब्लिक गुड्स जिसको कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और इस्तेमाल करने के बाद उसके अंदर कोई भी उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आती, वो होते हैं पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर पब्लिक गुड्स तो ये होता है जिसके अंदर आपको पैसे नहीं देने, सड़क पे चल रहे हो, लेकिन बेटा हाईवे हम देखते हैं, हाईवे के ऊपर आपको टोल देना पड़ता है, एक्सक्लूडेबल बोलते हैं, हम उसको एक्सक्लूड कर सकते, क्योंकि सड़क घिसेगी तो नहीं, जनता जनार्दन पूरी की पूरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए पैसे भरोगे तो जाने देंगे, आगे पैसे नहीं भरोगे तो गाड़ी पीछे, एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक गुड्स इस तरीके के होते हैं जिसमें कोई गिरावट नहीं आती क्वालिटी में और क्वांटिटी। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? जो एक्सक्लूडेबल होते हैं, पहली बात, जो पैसे भरेगा उसी को मिलेंगे, और अगर मैंने इस्तेमाल किए तो और कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उसको। मैंने इस्तेमाल किया लेकिन उसको और कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप मेरा हो गया ना, प्राइवेट गुड्स है, मेरे गुड्स। मैंने लैपटॉप लिया, अब ये लैपटॉप मेरा है, मैं इस्तेमाल करूंगा, और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो प्राइवेट गुड्स तो मार्केट प्रोवाइड कर देगी, प्राइवेट पार्टिसिपेंट दे देंगे, क्योंकि उसके अंदर उनका प्रॉफिट है। जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट गुड परचेज भी करेगा। लेकिन पब्लिक गुड, क्या कोई भी कंपनी अपने पैसे पे सड़क बनाएगी, पार्क मेंटेन करेगी? लेकिन करना पड़ता है उनको सीएसआर फंड्स की वजह से। गवर्नमेंट ने रूल बना रखे, नहीं बना रखे तो कौन करता भाई? नहीं करते बिल्कुल। इसीलिए हमारे को क्या चाहिए? सरकार को चक्कर खत्म होने के बाद थैंक यू बोलो। सरकारें गालियां बहुत सुनती है, लेकिन सरकार को काम भी बड़ा करना पड़ता है। सर ये अगर एफिशिएंट एलोकेशन होनी चाहिए, पर्पस तो ये है कि एलोकेशन बिल्कुल सही हो, लेकिन इसके कारण क्या है कि एलोकेशन सही तरीके से हो क्यों नहीं पाता? एलोकेशन क्यों नहीं? बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं कारण, फिर हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले पढ़ रहे हैं कारण की मार्केट हमारे पास एलोकेशन रिसोर्सेज की सही तरीके से क्यों नहीं कर सकते। बेटा एक होते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट, हमने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर, बेसिक इकोनॉमिक्स जो पहले पढ़ते थे। कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिशन, सबके पास बराबर मौके हैं। लेकिन आपको लगता है देश के अंदर सबके पास बराबर मौके हैं? सर होते तो है, क्या दिक्कत है? अभी पीछे मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी चीज सेल पे लगाई, कोई एयरपोर्ट का बिक रहा है या फिर कोई पोर्ट बिक रहा है, सरकार तो आजकल सब कुछ बेच रही है, लेकिन खरीदने के लिए जो बिडिंग डाल रहे हैं वो 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट है। हम डाल नहीं सकते, मौका तो हमारे पास भी, मौका तो है यार। एडवर्टीजमेंट आती है, हम ये वाला पोर्ट बेच रहे हैं 36,000 करोड़ में, इफ यू वांट टू बाय, इन एनी केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बिड। मौका तो है, बट क्या ये सही में मौका है? ये उपहास उड़ाया जा रहा है। ठीक है, हमको पता है किसी ने खरीदा है। सब कई बार क्या होता है, कई सारे ना लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है वो इस चीज को शोर मचाने लगेंगे, मोदी जी तो अबानी और अडानी के साथ है, इन्हीं को ही बेचेंगे और किसी को बेचेंगे नहीं। जो अगेंस्ट है उसने यही बोलना है, और जो फेवर में बोलेगा भाई बिक रहा देख ले, तीसरे तेरे को खरीदना हो तो, फिर बाद में शोर मत मचाएगा अबानी ने और अडानी ने खरीद लिया, पैसे भी तो नहीं थे, तो भाई आप शोर मचा के भी क्या कर लो। तो सरकार को बेटा अपने हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे। प्राइवेट पार्टिसिपेंट जितना पार्टी सप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के हिसाब से करेंगे, सिर्फ उसी को मिलेगा जो उसको अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट का ये काम है कि गवर्नमेंट उन लोगों तक रिसोर्सेज को पहुंचाए, उस जगह तक रिसोर्सेज को पहुंचाए जहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेंट नहीं पहुंचाने वाले। वो किसी बैकवर्ड इलाके को डेवलप थोड़ी करने वाले, उनको तो जहां पर प्रॉफिट नजर आएगा वो तो वहीं पर काम करेंगे ना। Efficient allocation of resources is assumed in perfectly competitive market. Perfectly competitive मतलब सब लोग competitive है, सब लोग बराबर है, कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि किसी और को सप्रेस कर पाएगा। लेकिन मार्केट ऐसी नहीं है हकीकत में, ये सिर्फ एक assumption है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, एक्चुअल में मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है। मार्केट सिर्फ उतना ही माल देगी जिसमें उसको खुद को फायदा नजर आ रहा होगा। मींस कौन से गुड्स? प्राइवेट गुड्स। उसको पब्लिक गुड्स देकर के कोई बेनिफिट नहीं है। उसको क्या मिलने वाला है? पब्लिक गुड्स का मतलब है जिसके लिए आपको पे भी नहीं करना हो। तो क्या कोई व्यक्ति आपके ऊपर खर्चा करके, क्या कोई व्यक्ति गमला उगा कर मेरे घर छोड़ जाएगा क्या? भाई आप सुगंध लो, मेरा क्या है? वो नहीं करने वाला भैया। बल्कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने गमला लगाया और मैं सो रहा हूं, वो शायद उसको ले ही जाए,
तो मार्केट डू नॉट जनरली प्रोवाइड प्योर पब्लिक गुड्स। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था बेटा, प्योर और इम्प्योर यानी कि एक्सक्लूडेबल जो होते हैं हो जाते हैं। जैसे वो टोल वाला जो केस है बेटा, हाईवे वाला, वो इम्प्योर में आ जाता है। ठीक है, प्योर पब्लिक गुड्स आपका डिफेंस है, वो सबकी सुरक्षा करेगी, चाहे अंबानी हो चाहे राजेश आहूजा हो। ठीक है, सुरक्षा उन्होंने सबकी करनी है, उसको ऐसा फर्क नहीं है भैया वहां पे जो आर्मी, वहां पे जो सोल्जर खड़ा है वो पहले देख रहा है गोली जा किस तरफ, उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं। जब सरकारें बेटा कोई काम करेंगी प्योर पब्लिक गुड्स के लिए, तो वो सबके लिए करेंगी। इन एफिशिएंट एलोकेशन के अंदर एक और गड़बड़ है, ये शब्द पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नलिटीज कॉस्ट एंड बेनिफिट आर नॉट अकाउंटेड फॉर। ये शब्द बहुत भारी है, इसको समझो। एक्सटर्नलिटीज, कई बार क्या होता है बेटा, एक कंपनी है, वो कंपनी कुछ गुड्स बना रही है, ठीक है, उसने देखा मुझे गुड्स बनाने के लिए इतना इतना रॉ मटेरियल लगाना पड़ता है, इतनी इतनी लेबर लगानी पड़ती है, इतने इतने ओवरहेड लगाने पड़ते हैं, टोटल कॉस्ट ढूंढ ली, टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और सेल कर दिया। बड़े सस्ते दाम पर माल बन गया था और बड़े सस्ते दाम पर बेच दिया गया, क्योंकि उसने सिर्फ उसमें जो खर्चा लिखा है वो प्राइवेट कॉस्ट है। उसने ये तो देखा ही नहीं कि उसने पोल्यूशन कितना फैलाया, उस पोल्यूशन को करेक्ट करने की क्या कॉस्ट है। अभी पीछे जब ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो गई थी, देश के अंदर शॉर्टेज हो गई थी, तो उस दिन सबको याद आया कि पेड़ लगाने थे। ठीक है, और ऐसे चला, मीम्स चल रहे जबरदस्त, लोग खाली बैठे, क्योंकि जो खाली बैठे वो कुछ तो करेंगे ना, तो मीम बन रहे हैं जबरदस्त। और मीम कैसे बन रहे हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा इंसानों अपनी औकात। हाँ, तुम पेड़ों के बिना कुछ नहीं, जितने रुपए की तुम ऑक्सीजन रोज खरीद के सिलेंडर के हिसाब से ले रहे हो ना, इतनी ऑक्सीजन एक पेड़ तुम्हारे को हर हफ्ते दे रहा है। 1.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन एक पेड़ बना के दे रहा है। इतने सारे पेड़ काट दिए, इतने लाखों का नुकसान कर दिया, अपने जीवन का कल्याण कर दिया, ऐसे देखो हरकत तो सारी इंसान की है, जो भी है। खैर, तो एक्सटर्नलिटीज क्या है बेटा, जो आपने पोल्यूशन पर जनरेट करा, क्या आपने वो उसको फैक्टर इन करा, क्या आपने उसको अपनी टोटल कॉस्ट का पार्ट बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। इसलिए आपको क्या लगता है कि वो वाला माल बहुत सस्ता है, सामने वाला व्यक्ति उसको कंज्यूम भी कर रहा है बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन जो कॉस्ट उसने सोसाइटी के ऊपर डाली है, वो कॉस्ट कहां जुड़ी? तो सही कॉस्ट आई नहीं रही। जब सही कॉस्ट नहीं आ रही तो फिर एलोकेशन कैसे सही हुई? कॉस्टिंग ही सही नहीं है। एक्सटर्नलिटीज के अंदर दोनों चीजें होती है बेटा, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। किसी व्यक्ति को जुकाम और वो मास्क लगा रहा है, मास्क उसने अपने पैसों से लगाया है, उसके प्राइवेट गुड्स है, बट उन प्राइवेट गुड्स की कंजम्पशन जो उसने करी है, उससे एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है, बाकी सब लोगों का रिस्क कम हो रहा है। ठीक क्या? इतना आसान सा काम है ना। मास्क उसने लगाया, बट उस मास्क का बेनिफिट सबको मिलेगा। और ऐसे अगर कोई व्यक्ति मेरे बाजू में आकर के सिगरेट स्मोक करने लग जाए, तो अपने पैसे से प्राइवेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उससे जो स्मोक जनरेट हो रहा है वो मेरी हेल्थ को तो इफेक्ट कर सकता है, पैसिव स्मोक। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एक ये कंजम्पशन की नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मैंने बताई। एक व्यक्ति ने मास्क कंज्यूम करा, कंज्यूम का मतलब खाना नहीं होता, कंज्यूम का मतलब यूज करना होता है। तो एक व्यक्ति ने मास्क कंज्यूम किया, उसकी वजह से मुझे फायदा होता है कि मैं बचता हूं किसी भी और बीमारी से, उससे समाज का फायदा होता है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। और अगर वो स्मोक करता है आपके पास आकर के, तो आपके ऊपर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करते हैं। दोनों की दोनों एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है कंजम्पशन से। किससे जनरेट हो रही है? कंजम्पशन से। ऐसे ही प्रोडक्शन की भी एक्सटर्नलिटी होती है। जैसे मैंने बताया कि कंपनी है, उसने मैन्युफैक्चरिंग करी, प्रोडक्शन करी, उस प्रोडक्शन से क्या बनता है? प्रोडक्शन से माल तो बन ही रहा है, साथ में क्या जनरेट हो गया? धुआं बन गया, पोल्यूशन क्रिएट हो गया काफी सारा। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन की पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी होती है। स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे तुम्हारे को पढ़ा रहे, ये एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है। खैर यहाँ पर सर्विस के अंदर बोलो, प्रोडक्शन का मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों यहाँ पर शामिल। तो यहाँ पर एक सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, जिसका समाज के ऊपर कुछ तो बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तुम समाज के अंदर पढ़े लिखे जनता के अंदर शामिल हो, ठीक है, कम से कम कुछ फर्क होता होगा ना साक्षर में और बिना पढ़े लिखे में। अच्छा, एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि वो सेंसिबल है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउ, है ना, ये बड़ा चक्कर है आजकल। एजुकेटेड तो हो ही जाओ, समाज के ऊपर ऐसा भी हो सकता है बोझ बन जाओ। कई बार एजुकेटेड लोग भी समाज के ऊपर बोझ होते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जिम्मेदार, समझदारी नहीं होती एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं कि एलोकेशन गलत कैसे हो जाती है। ठीक है, कई बार सरकारों से भी गलत एलोकेशन हो जाती है। प्राइवेट पार्टिसिपेंट तो लगातार गलत एलोकेशन कर ही रहे, वो अपनी कॉस्ट को सही तरीके से फैक्टर इन नहीं कर पा रहे।
अगर मान लो बेटा कोई माल अगर बहुत महंगा बने और लोग उसको कंज्यूम ही ना कर पाए तो शायद उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही रुक जाएगी, तो शायद वो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बनती थी वो रुक जाती। लेकिन ये भी गड़बड़ हो रही है ना कि लोग अपनी कॉस्ट को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे। तो हमने देखा यहाँ पर रीजन स्पेस, तो बेटा मार्केट खुद से प्रोवाइड करती नहीं है, सरकार को आकर के प्रोवाइड करना है, इसीलिए लोगों के पास सही तरीके से रिसोर्स को एलोकेट हो रही नहीं है, सरकार को खुद ही देखना पड़ेगा। एक्सटर्नलिटीज और जो भी बेनिफिट पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है वो भी लोग अपने उसके अंदर शामिल नहीं कर पा रहे। फैक्टर इमोबिलिटी, इमोबिलिटी का मतलब होता है एक रिसोर्स एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है एक्सेस में, वही रिसोर्स दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं है। अब एक जगह तो ज्यादा डेवलप हो सकती है, उसके पास वो रिसोर्स है यूज करने के लिए, और दूसरे वाला जो जगह है जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर वो रिसोर्स यूज करने के लिए है ही नहीं, तो उसका इस्तेमाल कैसे करें। जैसे पूरे उत्तराखंड को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते पूरे राज्य के बारे में। हाँ, उत्तराखंड को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस चीज के लिए। नहीं एक्सप्लॉइट में क्यों कह रहा हूँ बेटा, वहां पर तुमको पता नहीं चलता, नदियां सबसे ज्यादा, ठीक है, बहाव भी नदियों का बड़ा ज्यादा है, और बिजली जनरेट करने के लिए वो नदी और नदी का तेज बहाव बड़ा जरूरी है। तो डैम्स बना बना करके इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाने के लिए बहुत हार्म पहुंचाया जा रहा है पहाड़ों पूरे स्टेट, क्योंकि अब और कहीं पे राजस्थान के अंदर तुम बिजली पैदा नहीं कर सकते, विंड मिल लगा सकते, लगा लो, ठीक है, उसके अंदर वो कॉस्टिंग भी ज्यादा है उसकी और एफिशिएंसी उसकी कम रहती है, ठीक है। लेकिन ये जो नदी वाला जो प्रेशर है टरबाइन का, वो बोला बड़ी स्पीड से पावर जनरेट करता है, तो फिर वहां पर 2 महीने पहले की ही बात है शायद, एग्जैक्टली अगर मैं नहीं सोचता हूँ तो तुम चेक कर सकते हो, उत्तराखंड के अंदर पूरा का पूरा गांव, सारे लोग बाहर थे मेरे सत्संग से। फैक्टर इन मोबिलिटी हम डिस्कस करें ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मान लो हम एक बात करें नेचुरल रिसोर्स की, नदियां और तेज बहाव वाली नदियां खासतौर से अगर हम बोले भैया हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के काफी सारे गांव डुबा दिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता और लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि वो लोगों को भी डुबा दिया जाता, साथ में लोगों को गांव खाली करने के लिए पहले से काफी समय पहले से इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। मतलब उल्टा नहीं सोचने का भैया गांव डुबा दिए सर क्या कर रहे हैं ये, तो गांव डुबाने का मतलब है वो जगह, क्योंकि अब उनको डैम बनाना है, डैम के लिए जगह चाहिए ना, पानी रुकेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो पूरा का पूरा गांव खा जाता है डैम, फिर वो पूरा का पूरा गांव कहीं और शिफ्ट किया जाता है, और किसी भी व्यक्ति को उसके घर से विस्थापित कर दोगे, उसकी जो भी रेवेन्यू जनरेशन वाली वहां पे जो भी खेती बाड़ी थी वो सारी की सारी पूरी तरीके से कहीं हो जाएगी, उसका कितना दिल तो बहुत दुखेगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन इतना रिस्क है भैया, पहाड़ों के लिए भी रिस्क है, ठीक है। हो सकता है आगे जाकर के कुछ सालों बाद ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्राइसिस ना हो जाए वहां पर, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैक्टर इन मोबिलिटी की वजह से आप उसी जगह पर लगातार डैम्स बनाते जा रहे हो, यहाँ पे डैम है, थोड़ी देर बाद फिर डैम है, थोड़ी जगह बाद फिर डैम है, किसी और रिवर पे फिर डैम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, वहां पर एक्सप्लोटेशन चल रही है, दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी बन ही नहीं पा रही है। उत्तराखंड एक्सपोर्ट को दे रहा है बिजली दूसरे राज्यों को, उसके पास रिसोर्स है वो यूज कर पा रहा है, और राज्यों के पास रिसोर्स नहीं होगा तो क्या वहां पे बिजली नहीं पहुंचेगी क्या। अब उत्तराखंड के पास मान लो बिजली जनरेट करने की सुविधाएं हैं, उसने बिजली जनरेट करी भी और उसने बाकी राज्यों को मना कर दिया हमारी तरफ देखना भी मत, हम अपना खुद देखेंगे। कई साल पहले पंजाब से एक नदी से नहर काटने की बात हुई थी कि हमारे राज्य के अंदर पानी नहीं आता, हमको वो नहर दी जाए। सिद्धू मूसेवाला ने नया गाना भी निकाला जिसको बैन कर दिया सरकार ने, SYL मना कर दिया सरकार ने, नहीं मिलेगा भैया। अब अगर ऐसा हो रिसोर्स एलोकेशन ही ना हो पाए, एक जगह पर पानी आता है दूसरी जगह पे जनता प्यासी मर रही है, क्या ये सही एलोकेशन। लेकिन फैक्टर भी तो ऐसे हैं जो इमोबिलिटी वाले हैं, जो मूव नहीं किए जा सकते, तो उसको सरकार ही करेगी, कोई भी व्यक्ति अपने आप नहीं करने वाला। जब तक उसको अच्छा खासा पैसा नजर ना आए, उसको अपने पर्सनल गेन्स नजर आएंगे, तब वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, अदरवाइज वो नहीं करने वाला। कोई भी व्यक्ति ऐसे कल्चर को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए काम नहीं करता, अपने पैसे कमाने के लिए काम करता। तो प्राइवेट पार्टिसिपेंट फैक्टर इमोबिलिटी को ट्रेस नहीं करते, सरकारें ही नहीं करती। रॉन्ग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बड़ा ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। पहले बताओ तो ऊपर एक्सटर्नलिटी समझ में आ गई थी अच्छी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंजम्पशन बेस्ड एंड प्रोडक्शन, दोनों चीजों पर। तो 4 तरीके की एक्सटर्नलिटी हो गई है ना, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। ठीक है, रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हमने देखा टीवी में एडवर्टीजमेंट आई, ये बेटा मार्केट के अंदर रिसोर्स एलोकेट सही नहीं हो रहे, उसके हम कारण पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं? आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, आपके पास जानकारी ही नहीं, इसीलिए रिसोर्स गलत एलोकेट हो। जानकारी किस चीज की नहीं? हम देखते हैं टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट आई, उसने एक पर्टिकुलर ज्ञान चिपकाया कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो जानकारी सच है या गलत हम देखते हैं। ऐड आते कॉम्प्लेन की, कॉम्प्लेन पीने वाले बच्चे कॉम्प्लेन नहीं पीने वाले बच्चों से 1.5 गुना स्पीड से बढ़ते हैं। मतलब अगर एक बच्चा 6 फुट का होगा तो वो 9 फुट का होगा। ऐसा वो कह रहे हैं अपनी एडवर्टीजमेंट, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। 1.2 टाइम्स फास्टर या फिर आते 1.5 टाइम्स, 1.5 है ना। अब इसका मतलब क्या निकाले बंदा? मतलब कॉम्प्लेन नहीं पीने वाला बच्चा अगर 5 फुट का तो दूसरे वाला कम से कम 8.5 फुट का, तो 8 फुट का बनेगा ही बने। 8.5 फुट के घूम रहे हैं, घर की छत कितनी ऊंची करवानी पड़ेगी? ये जो वाली बात है, लेकिन ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं की जा सकती क्या? की जा सकती है, इनको कौन रोकेगा भाई? और तुम तो फटाफट गलत जानकारी के ऊपर कोई भी हरकत कर सकते हो। बिटकॉइन के बारे में बीच में आया तो दुनिया बर्बाद हुई है बिटकॉइन के चक्कर में, है ना। तो गलत सलत जानकारियां जो मार्केट में आ जाती है बेटा, उसके ऊपर बेस्ड होकर के भी जो एलोकेशन होती है वो भी गलत हो जाती है। और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जानकारी है बट पूरी नहीं है। गलत जानकारी की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन मेरे पास पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान कैसे नहीं बेटा? मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब कल से ना चेस्ट में हल्का हल्का पेन लग रहा है। डॉक्टर को लगती है अपॉर्चुनिटी, पहले इसकी एंजियोग्राम करूंगा, फिर इसकी एंजियोग्राफी करूंगा, फिर एंजियोग्राफी को एंजियोप्लास्टी के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। सब वो उसके दिमाग में सारा प्लान आ गया, इसका ये वाला ऐसे टेस्ट करना है। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है और वो कुछ बोलेगा, मैं तो चैलेंज नहीं कर सकता, मुझे तो पता भी नहीं आर्टरी कहां से कहां पे जाती है। उसको पता कहते यहाँ से यहाँ पे जो जा रही है ना वो वाली ब्लॉक। अब मैं क्या करूं? मैं अज्ञान, वो सामने वाला हार्ट बोला स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, मुझे उसकी बात पे भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं करना? तुम अपना ले लो बेटा, नॉन मेडिकल मेडिकल वाला तुम्हारे पास आ जाए डॉक्टर ITR भरवाने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो तुमने भी बनना है, टैक्स ऑडिट करवानी। अब मेरे पास आ जाए टैक्स ऑडिट वाला करवाने के लिए चार्टर्ड वो डॉक्टर, मैं भी अपना पूरा बदला निकालूंगा। उसने मेरे को गिनवाया था आर्टरी, मैं बोलूंगा सेक्शन 35 AD नहीं। अब इस केस के अंदर उसके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, वो बोलेगा सीए साहब जैसे आप बोलो, ठीक है भैया वैसे बोलेंगे हम तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब दो कहीं पे भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो एक व्यक्ति के पास ज्यादा जानकारी है, दूसरे व्यक्ति के पास कम जानकारी है। जिसके पास ज्यादा जानकारी है वो अज्ञान व्यक्ति का गलत फायदा उठा लेता है। ये भी एलोकेशन गलत हो जाएगी यहाँ रिसोर्सेज। अब इसको, इन सारे हरकतों को करेक्ट करने के लिए हम पीछे देखेंगे कि सरकार क्या कर, ये तो अभी हम सिर्फ कारण पढ़ रहे हैं। तो सरकार इनको करेक्ट भी करती है ना, करेक्टिव एक्शन भी तो लेने पड़ेंगे। सरकार को सारी गड़बड़ नजर आ रही है, अच्छा ऐसे हो रहा है, कब इस ऐसे को रोकेंगे कैसे, वो देखना है। छठा पॉइंट, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स एंड, इनकम एंड वेल्थ। हर व्यक्ति की इनकम और उसकी वेल्थ अलग अलग है, हमको पता है, लेकिन सरकार इंश्योर कैसे करती है कि जिसकी इनकम कम भी हो उसके पास भी कम से कम अनाज पहुंच जाए, जिसकी इनकम कम भी हो वो भी व्यक्ति कम से कम मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ है वो मेंटेन कर पाए। सरकार ऐसी बात इंश्योर करती है। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सरकार उनको वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जहां पर अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं है, सरकार वहां पर फैक्टर अवेलेबल करवाने की कोशिश करती है। कैसे करती है हम देखते हैं। देखिए अभी जैसे फैक्टर मोल्डिंग बात करो, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है और एक इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा है, वहां पे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। सरकारी क्या करेगी? सरकार इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन लेकर के आ गई, यहाँ पे प्लांट लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, अगले 10 साल तक तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। ये किसकी हरकत है? सरकार की हरकत है, उन लोगों को लुभाने की, भैया आओ यहाँ पे कंपनियां लगाओ। सरकार उनको सब्सिडी दे सकती है, प्लांट लगाओ, आधे पैसे हम भरेंगे। गुड़गांव के अंदर MI कंपनी का प्लांट लगना था, शाओमी।
अब उसका प्लांट लग रहा था, हरियाणा सरकार ने उसको लुभाने के लिए क्या बोला, आपकी बिजली का आधा बिल सरकार भरेगी, आप प्लांट लगाओ, बिजली का आधा बिल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंपनी है, बहुत बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी का आधा बिल कौन भरेगी, हरियाणा सरकार भरेगी। तो ये क्या है, सरकार की तरफ से अपनी एक्टिविटी है ताकि भैया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पर आए। हालांकि गुड़गांव के लिए, गुड़गांव में आने के लिए किसी को ऐसे लुभावने ऑफर देने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव वैसे ही शोर मचा मचा के बोल रहा भाई अगर तू यहाँ नहीं है ना तेरा कहीं भला नहीं होने वाला। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ, की सारी चीजों को कवर करेगा। रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेकर के आते हैं रूल्स। एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं होनी चाहिए। लोगों ने अगर टीवी के ऊपर, वो हमने देखा स्टार्टिंग के अंदर जब नई नई शेयर मार्केट जब पकड़ना शुरू हुई, शोर मचाना शुरू हुई देश के अंदर, तो बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, क्योंकि कोई लॉ उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा। फिर बाद में क्या बनाया गया, सेबी, कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करवानी है भैया, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए, तो सरकार ने वो अथॉरिटी बनाई। एडवर्टाइजमेंट कोई झूठी नहीं करेगा, सरकार रूल्स बनाती है, ड्रग्स का इंपोर्ट बैन है, आम हर व्यक्ति अपने घर पे नहीं लग सकता बिना लाइसेंस के। और क्या, ये सरकार ने सिक्योरिटी के लिए तो रूल्स बनाए। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो व्यक्ति इनकम नहीं भी कमा रहा, जैसे कई बार एक, अगर मैं तुमको बताऊं, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी होता है। सर हमने सैलरी एड के अंदर बड़े सारे अलाउंस पढ़े, नहीं पढ़ा, ये बेटा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, वो जो तुमने वहां पर पढ़े वो एम्प्लॉयड बंदे के अलाउंस है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट देती है, तो सरकार बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है मनरेगा। बीजेपी वालों ने बोला, जब कांग्रेस ने मनरेगा लगाया था तो उन्होंने जैसे शोर बजाया, मनरेगा नहीं है, मरेगा है, इसके अंदर जो भी जाएगा वो मरेगा। और ऐसा होता है, सरकारें खेलती रहती है। कांग्रेस वाले बोलते हैं हम कुछ तुम थोड़ा सा शोर मचाना फिर चुप हो जाए, फिर बीजेपी हम भी कुछ लाएंगे तुम थोड़ा सा शोर मचाना फिर चुप हो जाए। ऐसी आपस में सारी सेटिंग है, ठीक है सारी, ठीक है। अब कोई मनरेगा क्या स्कीम होती है, जो मिनिमम वर्किंग डेज आपको बोलते हैं, आपको 100 डेज की वर्किंग कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके अंदर उसको अगर मान लो 50 दिन काम पे लगा, 50 दिन के पैसे फ्री में मिलेंगे, क्योंकि उसके पास और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो सरकार ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया, भाई आप 100 दिन काम करो, सरकार के लिए करो। सरकार क्या काम करवाती है, उससे मजदूरों वाले ही काम होता है बेटा, उसके अंदर कोई स्किल्ड वर्क नहीं है। मनरेगा के अंदर कि भैया गांव की सड़क बनानी, पहले सड़क खोदनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, खुदाई पे लगा, आज 2 लोग अलग लगे, कल 2 लोग अलग लग जाएंगे। ये काम कौन करता है, ग्राम पंचायत का काम है, ग्राम पंचायत अपने आप हैंडल करेगी। ये सब रूल्स है कि आज इन 2 लोगों को लगा दो, कल किसी और 2 लोगों को लगा देना, लेकिन इनके पास मिनिमम वेजेस अश्योर हो जाएंगे कि भैया हाँ इनके पास घर चलाने के पैसे कम से कम रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो गवर्नमेंट चलाती है। कोई भी व्यक्ति, अभी पीछे पीछे गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, लगाया था अपना स्किल इंडिया मूवमेंट, सुना स्किल इंडिया मूवमेंट, जिस अभी मनरेगा जो था वो अनस्किल्ड वर्कर के लिए था। अभी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम कर रहा है वो किसके लिए काम कर रहा है, स्किल्ड वर्कर के लिए। मनरेगा अभी भी है, स्किल्ड वर्कर के लिए एक नई स्कीम लेकर के आ गया भैया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि पुराना है, मोदी जी ने नया उसका फिर से उद्घाटन कर दिया, ठीक है। जैसे अटल पेंशन योजना है, पेंशन स्कीम तो पहले से है, नाम बदल के नया उद्घाटन कर दिया, तो एकदम नया उद्घाटन कर दिया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। उसके अंदर जो भी स्किल्ड वर्कर है वो अपनी स्किल्ड वर्कर होने का सबूत लाए, अप्लाई करे, उसको अगर इतने दिन के अंदर नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका वो बेरोजगारी भत्ता चालू कर देंगे। बुजुर्ग लोग जो अपनी जवानी के अंदर काम तो कर सकते थे, उन्होंने काम किया भी, लेकिन इतना ही कमाया और खाया, पैसे बचा नहीं पाए, पैसे जोड़ नहीं पाए, अब उनके पास बुढ़ापा जीवन यापन करने के लिए कुछ है नहीं, क्या करेंगे वो, बुढ़ापा पेंशन। सरकार ने इंश्योर करा कि भैया जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है वो कम से कम खाना तो अपना खा ही पाए, दवाइयां तो अपनी ले ही पाए। सरकार ने पीछे मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिया था, 5 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस है पूरे परिवार को। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल तो वैसे ही फ्री होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करवा सकते हैं। हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको मिलेगा, उसी को तो चाहिए। तो चाहिए किसको नहीं, किसी को मर्जी दिलवाओ, चाहे किसके पास पैसे फ्री के थोड़ी है, उसने भी कमाया, उसको अगर आयुष्मान वाला कार्ड मिल जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी। लेकिन सरकार का पर्पस ये ना, सरकार चाहती है इक्विटेबल, इक्वल नहीं, इक्विटेबल। ऐसा नहीं कि सरकार ने अपने पैसे बराबर बराबर बांटने, सरकार कह रही है सबको मौके बराबर मिल जाए बस। जिसके पास है वो अपना खर्चा खुद कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसका हाथ सरकार ने थाम रखा है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा रिसोर्स एलोकेशन को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी,
पीछे तो हमने देखा गड़बड़ क्या थी एलोकेशन के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के रिसोर्स एलोकेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। जो चीजें पब्लिक पार्टिसिपेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस करेगा? गवर्नमेंट। हम तो नहीं दे रहे भाई, हम क्यों नहीं दे रहे? हमको फायदा क्या है? हम क्यों करें? हम क्यों पार्क मेंटेन करें? हम क्यों सड़क बनाए? सड़क कौन बनाएगा? फिर सरकार बनाएगी। हम लोगों के घरों तक बिजली क्यों प्रोवाइड करें? अगर मेरा उसमें कोई फायदा ही नहीं है तो मैं बिजली क्यों दूंगा? ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोड्यूस द पब्लिक। तो सरकार को अगर लगता है कि भैया अगर कोई प्राइवेट पार्टिसिपेंट ये नहीं बना रहा, या फिर अगर बना रहा है तो बहुत हैवी प्राइसेस उसके चार्ज किए जा रहे हैं, जिसको गरीब आदमी नहीं कवर कर पाता, हर व्यक्ति तक वो रिसोर्स नहीं पहुंचेगी, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? वो रिसोर्सेज खुद जनरेट करना शुरू करेगी, गुड्स खुद से बनाएगी। एलोकेशन को, यानी कि फंड्स की एलोकेशन को कंट्रोल किया जा सकता है सब्सिडीज के थ्रू। जैसे मोदी जी भी एक उज्ज्वला योजना लेकर के आए थे। सरकारी तंत्र के बारे में बात करें ना, इतनी सारी सरकारी स्कीमों की बात है। हाँ जी, उज्ज्वला योजना क्या थी? नाम सुना? नाम तो सुना है सर, सुना है। उज्ज्वला योजना क्या थी बेटा? गांवों के अंदर नॉर्मली चूल्हे होते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल नहीं होता, लकड़ी जला करके काम करते हैं। तो मोदी जी ने मुद्दा उठाया कि भैया उन महिलाओं तक सिलेंडर पहुंचाना है, तो पहला चूल्हा और पहला सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। आप गांवों के अंदर बंटवा दिए, दूसरा रिफिल करवाया उन्होंने। सिलेंडर की सब्सिडी भी तो खत्म कर दी। अब सिलेंडर इतना महंगा हो रखा है, वो कहां से? वो बीच में ना एक फोटो आई, ये रही मोदी जी की उज्ज्वला योजना। फोटो कैसी थी भाई? था वो गैस वाला चूल्हा, बट उसके अंदर जो बीच में जहाँ बर्नर वाली जगह होती है वहां पे लकड़ी जलती। समझ गया बात? एक ऐसे चूल्हा बना है तो वो चूल्हा बस बर्नर वाली जगह पे उसने लकड़ी जला रखी है, उसने रिफिल करवाया ही नहीं। बट गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि हम उसको सब्सिडी दें। जैसे वो सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी पहले मिलती थी, भैया सिलेंडर पहले भी 1000 रुपए का 900 रुपए का होता था, और उसके अंदर से 300 350 रुपए सरकार भरती रिफिल के ऊपर। और कई सालों तक तो मोदी गवर्नमेंट ने भी आपके अकाउंट के अंदर सीधा ट्रांसफर करवाई, आधार कार्ड से लिंक करवा के। ठीक है, जिसने छोड़नी थी मैसेज भेज के। अब उसमें क्या होगा? ऐसा होना चाहिए कि भाई जिसको छोड़नी है वो मैसेज भेजे। उसमें क्या हो, अगर आपको नहीं छोड़नी तो आप मैसेज भेजो। अब मैसेज भेजे। कई सबकी सब्सिडी 4.5 रुपए है, जहाँ पे 4.5। नहीं बेटा, तो सरकारें एलोकेशन के लिए क्या कर सकती है? सबसे पहले वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट जनता को नहीं दे रहे, या फिर अगर दे रहे हैं तो वो अफोर्डेबल नहीं। टैक्सेशन को इन्फ्लुएंस करके सब्सिडी। अब सब्सिडी के बारे में तो अभी हमने सीखा, भैया अगर कोई गैस अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसको अफोर्ड, ताकि वो कर पाए, हम उसको सब्सिडी दे देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही कि नहीं दे रही? आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, सरकार आपको सब्सिडी लाखों में दे रही। आप अपने घर पे वो लगवाओ, गाँव में बनवाते हैं लोग जिनके पास पशु होते हैं, एक प्लांट होता है, स्कूल में कभी तुमने पढ़ा होगा, गोबर गैस प्लांट होता है। 25,000 रुपए सब्सिडी है उसके ऊपर, 25,000 रुपीज कैश सब्सिडी। आप वो गोबर गैस वाला वो जो भी खड्डा वड्डा है वो खुलवाओ, सारा सरकार की चिन्हाई है, 25,000 रुपए अलग से खाते में आई, बनवा लो, प्रूफ कर दो कि आपने बनवाया, 25,000 रुपए खाते में। सरकारें दे रही है भैया, अब नहीं कर सकते। होता होगा कोई टाइम पीरियड, 20,000 में से 5,000 किसी को ऑफर कर दो, नहीं क्या पता हो ही जाए, कोई ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, टैक्सेशन, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। हमने पढ़ रखा है ना बेटा, हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव का यानी प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं। तो इनकम प्रोग्रेस करती है तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ता है। 5 लाख तक इनकम पे 0 टैक्स, 5 लाख एक होते ही सीधा 12,500। 1 रुपये ऊपर कमाती 12,500 सरकार को दे दो, ये वो तो टैक्स के रेट की वजह से हो रहा है। लेकिन जो भी 5 लाख मतलब कम इनकम है, टैक्स नहीं देना। ज्यादा इनकम है फिर आप 20% वाले स्लैब में आ जाओगे, और भी ज्यादा इनकम है 30% वाले में आ जाओगे। 50 लाख से भी ऊपर चले गए वो भी भरो सरचार्ज टैक्स के ऊपर। अब ये इतना सारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जो कम कमा रहा है, जिसके पास बहुत कम पैसे की इनकम है, वो कम टैक्स भरेगा, वो टैक्स नहीं भरेगा। थोड़ी सी इनकम ज्यादा है वो थोड़ा टैक्स भर दे, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स भरेगा। रीजनेबल है ना भैया। तो सरकारें इंश्योर कर रही है
कि जिसके पास भी रिसोर्सेज है वो रीजनेबल उसके पास बचे रहे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो कर पाए। मेकिंग कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, पीछे हमने देखा कि बेटा मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, इसीलिए रिसोर्सेज का एलोकेशन सही नहीं हो सकता। अंबानी और अडानी सारे रिसोर्सेज को कवर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी जायंट्स हैं बिजनेस के अंदर वो सारे रिसोर्सेज को कवर कर सकते हैं, वो देश खरीद सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा, ठीक है, कोई ना कोई देश खरीद सकते हैं, हो जाता है इतना पैसा है। उसके बाद किसी रिसोर्स को कब्जा नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते। ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती, कोई रिसोर्स मेरे कंट्रोल में, भैया भैया मुझे लगता है कि भाई सरकार देश को ये वाली चीज की रिक्वायरमेंट है और मैं ये वाली सारी चीज अपने कंट्रोल में ले लूं और उसके बाद औने पौने दाम पर पूरे कंट्रोल में बेचूं, तो या फिर मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, जो भी मेरा कंपटीशन है सब तुच्छ मुच्छ छोटे मोटे बिजनेस रह गए हैं, मैंने सबको एक्वायर कर लिया, मैंने सबको पैसे दे दिए, भाई तेरी दुकान कल से मेरी, कल से यहीं पर मेरा माल बिकेगा। अभी अभी खरीदा रिलायंस जियो ने फ्यूचर ग्रुप को, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप खरीद लिया। अब बिग बाजार में भी रिलायंस फ्रेश है, अब बिग बाजार नहीं बचेंगे, सेंट्रल मॉल के अंदर जो सेंट्रल मॉल होते हैं वो नहीं बचेंगे। अब वहां पर हर जगह पर क्या है, बिग बाजार में रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस डिजिटल, सारी चीजें अवेलेबल, रिलायंस स्मार्ट वाला काम हो जाएगा सारा, ठीक है। वो कहीं पे भी जाए, उसकी सोच है वो छोड़ो, फिलहाल मुद्दे की बात है कि क्या ऐसा करना ठीक है, इकोनॉमी के लिए ठीक है। 4 कंपटीशन पे बिजनेसमैन खड़े हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन ग्रो करके ठीक है बड़ा हुआ और उसने क्या करा, सबको एक्वायर कर लिया, सारी दुकानें बंद, कल से सिर्फ बिकेगा एक ही माल। अब भैया इसको हम बोलते थे ऐसी सिचुएशन को मोनोपोली। अब मोनोपोली वाली सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि कंज्यूमर का वेलफेयर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी दाम के ऊपर माल चिपकाया जाएगा। मान लो गुड़गांव के अंदर कितने मिठाई वाले जो मशहूर है, मशहूर फेमस, जिसकी मिठाइयां बहुत बड़ी पसंद है, हल्दीराम्स, बीकानेर, ओम स्वीट, शाम स्वीट तो हो गया बेटा, मैं शाम स्वीट, हरीश बेकरी पे आजकल एक्सपेंशन पे लगा हुआ, ओम स्वीट तो धड़ल्ले से लगा हुआ, इधर भी बेकरी 2 इधर दुकान हो रही है, 1 किलोमीटर बाद फिर खोल रखी है, 1 किलोमीटर के बाद दुकानें खोल रखी है। उसको लगता है भैया मैं 2 किलोमीटर का क्राउड भी हैंडल नहीं कर सकता, इतना क्राउड है मेरे, पर्पस उसका कुछ हो रहा है, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मान लो ये चारों कल को मिलकर किसी टेबल पे बैठ जाए, शुरुआत तो सबने साथ साथ आजू बाजू में करी होगी, जानते भी होंगे एक दूसरे को। अब एक किसी टेबल पर बैठ गए और कहते हैं यार कल से ना, अरे भाई है, ठीक है, किसी मिल के काम करते हैं, कल से सारी मिठाइयां 800 रुपए किलो, इससे नीचे कुछ बेचना ही नहीं। लड्डू बूंदी के 800 रुपए किलो और ढोडा 1600 रुपए, अब खा लो तुमको जो खाना है। अब ये सारे के सारे अगर एक साथ बैठ गए, या फिर अगर मान लो हल्दीराम से इतना बड़ा ब्रांड हो जाए कि वो इन सबको एक्वायर कर ले और हर जगह पे जहां पे हरीश था वहां पर भी हल्दीराम हो जाए और ओम स्वीट की जगह पे हल्दीराम हो जाए, तो भैया कंपटीशन तो समाप्त हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना अलाउड है या नहीं? अलाउड नहीं है ऐसा करना। फिर हमने बेटा कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा नहीं, मर्जर अकाउंट्स के अंदर तुम चैप्टर पढ़ते हो, अमलगमेशन, मोनोपोली एक्ट नहीं है, एक्ट का नाम है कंपटीशन एक्ट। हाँ, तो एक एक्ट है बेटा कंपटीशन एक्ट, उसके अंदर अगर उसको लगता है, उसको एक्ट को लाने का पर्पस ही यही है कि कोई भी बिजनेसेस इस तरीके का आपस में एग्रीमेंट ना करे, इस तरीके की सेटलमेंट ना बनाए कि मार्केट के अंदर मोनोपोली की सिचुएशन आ जाए, कंज्यूमर का वेलफेयर खत्म हो जाए, सारे के सारे रिसोर्सेज एक ही इंडस्ट्री के पास चले जाए, ऐसा पॉसिबल ना हो। इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, कंपटीशन एक्ट बनाया। इस वाले एक्ट के अंदर इस तरीके के एग्रीमेंट करना कि चारों ने मिलकर डिसाइड कर लिया या एक बिजनेस ने सबको एक्वायर कर लिया ताकि मार्केट के अंदर मोनोपोली की सिचुएशन आ जाए, ऐसा कुछ करके, ऐसा उसका पर्पस है। तो ये वाले सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं बेटा, बोले एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 3 है, तो उस वाले एक्ट के हिसाब से ये सारे एग्रीमेंट क्या है, वॉइड, ये नहीं चलेगा। अभी पीछे हमने देखा 2-3 हो गए मेरे ख्याल 4-5 साल हो गए जब जियो आया, और जियो आया उसके अंदर बड़ी सारी बातें, उसके अंदर सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने ऐसे सब कुछ एग्रीमेंट करा, उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपने माल बनाया और माल अपनी कोस्ट से भी सस्ते दाम पर, जैसे हम डंपिंग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास के अंदर, कि आपने एक माल बनाया और उस माल को आपने कोस्ट से भी सस्ते दाम के ऊपर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। पर्पस ये कि जितना भी कॉम्पिटिशन है सारा साफ कर दूंगा और जैसे ये सारे अपने घर चल जाएंगे उसके बाद अपना दाम बढ़ा दूंगा, ये ऐसी मेरी नीयत है। अब जियो आया 399 रुपए का प्लान, पहली बार कितने 3 महीने तक मैं 399 में चलाऊंगा, पहले फ्री था, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि अब फ्री है बिल्कुल। अब एयरटेल वो कंपनी
या आइडिया वोडाफोन, वो कंपनी जो 250 रुपए में 2 GB डेटा बेच रहे थे, सामने से एक बंदा आता है अपना कार्ड फेंकता है, तो सबके लिए सब कुछ फ्री। अब ये उसको देख रहे कर क्या रहा है। अब इनको लगा भैया ये मार्केट डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे को कंपटीशन आउट करेगा, ये कंपटीशन कमीशन के जो कंपटीशन एक्ट है उसके अगेंस्ट है, इन्होंने केस फाइल कर दिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। उस वाले एक्ट में अपनी अथॉरिटी है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने केस फाइल कर दिया और उसके बाद वो हार गए। तो ये क्यों हार गए बेटा? इन्होंने एलिगेशन क्या लगाना है, कंपटीशन कमीशन में क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कॉस्ट से भी कम पर माल बेचता है तो वो कंपटीशन को हार्म कर रहा है। उसने प्रूव करने मेरी कॉस्ट से कम है, मतलब सॉरी जो मैं बेच रहा हूं वो मेरी कॉस्ट से ऊपर है। उसने अपनी पूरी प्रोजेक्शंस दे दी। नहीं यार, सिम से कवर कर रहा था मेरे ख्याल से, तो सिम बिक रही थी, कुछ ना कुछ तो उसका रेवेन्यू जनरेशन था शुरू से, अदरवाइज वो केस जीत नहीं सकता। फ्री में तो बिल्कुल कुछ नहीं था, या तो सिम के पैसे से रिकवर कर रहा था वो, या तो अच्छा स्टार्टिंग में जियो की सिम नहीं आई थी, स्टार्टिंग में जियो के फोन आए थे। तो उसने अपने सारे फैक्ट्स प्रूव करे कि मैं जो रिकवर कर रहा हूं मेरा ये बिजनेस मॉडल है, मेरा आगे ये होगा और आगे ये होगा। तो उसने वहां पर सारी बातें रखी कंपटीशन कमीशन के अंदर और वो केस जीत गया था। बाद में उसने भी केस किया था इन सबके ऊपर, जियो ने भी बाकी सबके ऊपर केस किया था। क्या आगे पॉइंट पढ़ाऊं या फिर डिस्कशन करूं? वो तो उसकी क्वालिटी है। तो मेरे सर्च इंजन पे गलती से बिंग खुल जाता है ना, जो कि लगातार मैं बड़ा दुखी हूँ, वो कुछ दिनों में अपने आप आ जाता है। मैं बार बार सारे सर्च इंजन डिलीट करता हूँ, सिर्फ वो रहे गूगल रहे, जैसे ऊपर टैब में जाता हूँ इस बार फिर बिंग है। अब मैंने अरे वहां से वैसे एक बार डिलीट हो जाता है, जैसे सिस्टम रिबूट करोगे वापस आ जाएगा, याहू आ जाता है। अब उसके ऊपर कोई सर्च करता है क्या? याहू पे अगर कोई सर्च करे तो गूगल सर्च करेगा, तो उसकी क्वालिटी वाली बात है। ठीक है, अब जियो ने फिर वापस से पलट के भी केस किया CCI के अंदर इसके ऊपर, वोडाफोन और आइडिया के मर्जर पे। वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर कंपनी बनाई ना, तो मेरा अच्छा अच्छा ये कैसे तुम दोनों मिलके अच्छा मार्केट के अंदर कंपटीशन खत्म करना चाहते, उल्टा ही। क्या नहीं, आप वोट फिर वोडाफोन आइडिया जीते कहते मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है, स्ट्रेटेजी है बड़ा होने की। एक और भी केस किया था जियो ने ही इन सब के ऊपर, एयरटेल पे, वोडाफोन पे, जियो पे, ये इसको नेटवर्क सपोर्ट ही नहीं देते थे। झगड़ा था ना, वो नया मार्केट के अंदर आया, पूरी मार्केट सारे कस्टमर खा रहे हैं, सारे दुखी यार, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, हमारे को भी दाम घटाने पड़ेंगे। अब उन्हें दाम घटा दिए, बाद में क्या वो कॉल ड्रॉप करते थे जियो की। जियो के नेटवर्क से अगर कॉल आएगी, एयरटेल वाले सपोर्ट ही नहीं करे, कॉल आ रही है बीच में चल रहा है, जानबूझ के चल रहा है, उसको नेटवर्क का सपोर्ट ही नहीं दे रहे। जैसे क्या होता है बेटा, हर कंपनी अपने इतने टावर थोड़ी खड़े कर सकती, तो क्या होता है एक कंपनी का टावर है, दूसरी कंपनी का टावर उससे नेटवर्क लेता है, चलते रहते हैं आपस में कनेक्शन में। जियो को कोई नेटवर्क दे ही नहीं रहा, जियो ने केस फाइल कर दिया CCI, फिर वो जियो जीत गया। ये खेलते रहते, तुमको पता नहीं चलता, बस ये सब खेल रहे हो। अमेज़न पे हुआ था, वो किसके, वो भी रिलायंस के साथ ही हुआ। अमेज़न के ऊपर केस इसी डील, अमेज़न ने जियो रिलायंस के ऊपर केस करा था इसी डील के चक्कर में, फ्यूचर ग्रुप के चक्कर में। शायद छोड़ो बेटा, मार्केट के अंदर तो बड़ी सारी कहानियां, सरकारें लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बना रखे हैं ताकि कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ना घूमे। मेकिंग कंपटीशन पॉलिसी हमने पढ़ा, गवर्नमेंट लॉज फॉर लाइसेंसिंग कंट्रोल एम्प्लॉइज कंपनसेशन। लाइसेंसिंग हर चीज हर जगह पे नहीं मिलेगी, मेडिकल स्टोर में दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, परचून की दुकान पे दवाइयां नहीं मिलेगी, लेकिन हम जब छोटे होते थे मिल जाती। परचून की दुकान पे आप जाओ, वहां पर आपको ग्रोसरी मिलेगी। अरे ग्रोसरी स्टोर, हाँ तो परचून मीन्स ग्रोसरी, ओके। हाँ किराने वाला है, हाँ जनरल स्टोर। आप पहले जनरल स्टोर के ऊपर मिलता है सर, जाओ उसको बोलो सर की वो डिस्प्रिन तो अभी भी तुम्हारे घर के पड़ोस में जो छोटी दुकान होगी वो भी बेच रहा है डिस्प्रिन, अलाउड नहीं बट वो बेच रहा है ना, होता है उसके पास क्या होता है, मिल रही है। लेकिन दवाइयां बेटा बड़ी सारी शेड्यूल्ड ड्रग्स होती है, ये तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिलेगी भी नहीं कोई। ठीक है, कोई दवाइयां सिर्फ मेडिकल स्टोर पे ही मिलेंगी और कहीं पर नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेंगी, लाइसेंस दिए जाते हैं।
लिकर शॉप ऐसी अपनी मर्जी से कोई भी कहीं पर भी नहीं खोल सकता, उसके लिए पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको आर्म्स की डीलिंग करनी, गन हाउस देखा कहीं पे कोई गन हाउस? तेरा घर कहाँ पे? अच्छा, मेरे ऑफिस के बिल्कुल पास गन हाउस। सॉरी, गन हाउस ये इतने कॉमन कैसे हुई वहां पे? बता रहे, ये भी बता रहे गन हाउस हमने देखे नहीं। हाँ, लेकिन गन हाउस है और एक जगह, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे भी हो सकते हैं, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये गन हाउस बड़े जरूरी होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर गन्स तो बड़ी सारी है ना, गन्स का घर भी होना चाहिए। क्या होता है, इलेक्शन होते, इलेक्शन के दौरान पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, समझते हो, फिल्मों में दिखाया जाता है। वहां पे पहले पर्चियों वाले वोट होते थे, जाकर पूरा पूरा वो बैलेट उन्होंने उठा लिया, बूथ कैप्चर कर लिया, तो वो बंदूक के जोर पे तो हो सकता है क्योंकि सिपाही तो वहां पर है ही, और अगर कोई जाएगा तो बंदूक के जोर पे ये कर सकता है। तो इलेक्शन से ना एक कुछ समय पहले सबकी बंदूकें गन हाउस में डिपॉजिट करवाने का रूल है। अगर आपके इलाके के अंदर इलेक्शन है, आप अपनी गन डिपॉजिट करवा के आओगे, रसीद लेकर के आओगे बुलेट्स के साथ। क्या पता कोई रजनीकांत मुंह से बुलेट छोड़ तो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है लाइसेंसिंग के, किस चीज की ओर बनाएगी? एम्प्लॉयज कंपनसेशन, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार का तो पर्पस यही पढ़ रहे हैं सेक्टर के अंदर कि सभी के पास बराबर बराबर रिसोर्स पहुंचे। अब एक व्यक्ति बेचारा मजदूर, वो पूरा दिन मेहनत करता है, मजबूर नहीं मजदूर तो पूरा दिन मेहनत करता है, और उसके बाद अगर उसको दिहाड़ी के रूप में उसको बोला जाएगा बड़ा भाई 100 रुपए, और पूरा दिन उसने कड़ी मेहनत करी, उसको केवल 100 रुपए देकर के भेजना, जो उसके जीवन यापन के लिए, उसके परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत कम है। तो सरकार महंगाई के हिसाब से ये बात इंश्योर ना करे यार, अगर कोई व्यक्ति कम से कम मेहनत जो कर रहा है उसको कुछ पैसे तो मिलने चाहिए ना, जिससे उसका गुजारा तो चले। तो उसके लिए सरकार ने कानून बनाए, मिनिमम वेजेस एक्ट। अब वो वेजेस एक्ट खत्म होकर के नया एक्ट बन चुका है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। तो बड़े सारे एक्ट को मर्ज कर दिया गया उस वाले में, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। उसके अंदर भी सुधार किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैं मिनिमम वेजेस एक बार ये श्योर कर दूं, तो नहीं, तो उसके हाँ कम से कम दिहाड़ी, दिहाड़ी भी बड़ी अच्छी है, मेट्रो सिटी के अंदर 600 रुपए दिहाड़ी है मिनिमम, 600 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलेगी। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सरकार ही सारे कानून बनाएगी। वो जो पीछे बताया, बीसीसीआई बताया, एडवर्टाइजमेंट गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति को किसी को अधूरी जानकारी नहीं देगा। टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रही है, एवरी स्कीम पे पैसा लगाओ, 10 दिन के अंदर पैसा डबल, कितनी अच्छी स्कीम है। ऐसी स्कीम नहीं आ सकती टीवी में, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले आते हैं और आकर के शोर मचाते हैं, धड़ल्ले से तुम्हारे को जो प्लान बेचने आएगा ना इंश्योरेंस एजेंट या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, वो बोलेगा ये तो साल की कम से कम 8%, मेरी गारंटी। हकीकत है बेटा, ऐसे हुआ। क्या चीज? जो लेके चले गए, जब तक खबर फैली तब तक एटीएम खाली हो गया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करता होगा वो। अगर कोई हमारे जैसा कोई समझदार ज्यादा टेढ़ा होता वो अंदर से पहले उसको ताला लगाता है एटीएम को। हेलो, तुम्हारा दिमाग कहां तक चला, सब पता चल रहा है। अब ये पता चल गया कि अगली बार अगर कभी ऐसा हुआ और अगर वो पूरा एटीएम खाली हो गया तो वो तुमने किया है, और क्या। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है लेकिन कई बार नहीं हो पाती। तो कोई बात नहीं भैया, आगे देखते हैं अगला फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या भैया, देश में कुछ भी इनकम जनरेट होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए। इक्वल में और इक्विटेबल में फर्क है। इक्वल का मतलब होता है आप बोल रहे हो सबके पास बराबर बराबर बांट दो, रिसोर्सेज बराबर बराबर नहीं बांटने होते। रिसोर्सेज इक्विटेबल तरीके से बांटने का मतलब होता है जिसके पास नहीं है उसको दो, जिसके पास बहुत है उससे लो, और जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है उसी के पास देना है। अमीरों से लेना है, गरीबों को देना है। सर क्या ये अमीरों के साथ ज्यादती नहीं है भाई? लेकिन सामने वाला भी तो इंसान है, उसको भी चाहिए। उसको ऐसा नहीं किया भैया उसके बाद 50 करोड़ 25 करोड़ इसको दे दो, ऐसा नहीं है भैया। उसके बाद 50 करोड़ है, he has sufficient wealth, he is earning sufficient income। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं है, उसको सिर्फ सफिशिएंट अमाउंट सामने वाले तक पहुंचा दिया।
ऐसे नहीं कि एक बंदे को बोल दे तू ना इन 10 बंदों का ध्यान रख ले, क्योंकि उसके हाथ में तो छोड़ नहीं सकते, फिर वही प्राइवेट पार्टिसिपेट वाली बात हो जाएगी, वो करेगा नहीं। तो सरकार ये चीज कैसे इंश्योर करती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म से आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी और फिर उसके बाद देखेगी कि जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वहां पर वो फंड्स को एलोकेट करेगी। अब उन्हें पीछे देखा कि एलोकेशन के अंदर एक गड़बड़ क्या होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मनरेगा के अंदर गवर्नमेंट ने इंश्योर करा कि सबको कम से कम खाना पीना मिलता रहे, इसलिए 100 दिन का उनको हमने गारंटी दे दी कि आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। मरे हुए लोगों को नौकरी पर रखा गया। स्कैम, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, सरकारी तंत्र उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। अब उनको पता है कि सरकार ने 100 लोगों को रोज, हर व्यक्ति को, गांव में जितने भी लोग हैं सबको रोजगार इंश्योर करना है, कम से कम 100 दिनों की दिहाड़ी सबको मिलनी है। अब किसी घर में अगर कोई मर भी गया ना तो भी उसका आप वो जो वोटर आईडी है वो सबमिटेड है कि ये बंदा 100 दिन रोजगार पे आएगा। और मरा हुआ व्यक्ति आ तो सकता नहीं, तो जो भी वहां पर पंचायत ऑफिस है फिर जो भी है उन सबने मिलकर के क्या घपले करे, उसकी अटेंडेंस भी लग रही है, वो 100 दिन की सैलरी भी निकल रही है, 100 दिन में से 50 दिन की पंचायत के सरपंच के पास है, 50 दिन की उसके परिवार के पास है, क्या दिक्कत है? ऊपर तक बात ही नहीं करो। मरे हुए लोग आकर के वोट डाल जाते चल रहे भैया। कई बार इन जानकारी के अभाव में हो जाता है। सरकार को लगता है कि भैया, सरकार ने कोविड के दौरान बोला कि हम ना किसानों के खातों के अंदर 6-6 हजार रुपए डालेंगे। कोविड में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था बोला नहीं था भैया, हकीकत है आए हैं लोगों के पास, आए हकीकत में आए। और कैसे आए, और वो किसान है। कैसे पता चलता है बेटा, किसान बनने के लिए ऐसे नहीं बोलते मैं कल से किसान, ऐसे नहीं हो सकता कि आप कल से किसान बन जाओगे। आपके पास वहां पर पटवारी होता है, पटवारी पहले बात तो जायजा देता है आपको जमीन का कि आपकी जमीन एग्रीकल्चर जमीन है। दूसरा, उसके ऊपर क्या क्रॉप पिछले सालों में उगी है वो आपको हर साल एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। जब आप उसको मंडी में बेचने जाते हो क्रॉप को तो आपको फॉर्म जे भी मिलता है। तो ये सारे सबूत होते हैं कि आप किसान हो, और उसी सबूतों के ऊपर मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं। और सरकार ने, हरियाणा सरकार की, मतलब कम से कम इस बात पे थोड़ी तारीफ की जा सकती है कि हरियाणा सरकार ने उस सब्सिडी को बांटने के बाद लोगों के घर राशन पहुंचाए। राशन पहुंचाने के अलावा खातों के अंदर 2-2 हजार रुपए की भिजवाए। 6,000 तो किसानों के खातों में जाने, गरीबों की इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो रजिस्टर, जिनके पास पीले राशन कार्ड होते हैं, गुलाबी राशन कार्ड होते हैं, सुने कभी? येलो राशन कार्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और सोसाइटी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर जो भी रजिस्टर है सबके खातों के अंदर 2500 रुपए की सब्सिडी भिजवाएगी। सिर्फ राशन से तो काम चलेगा नहीं, और भी चीजें चाहिए उसके लिए 2500। अब वो मिले हैं कि नहीं मिले? जब लॉकडाउन लगा सारे स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल ने फटाफट इंप्लीमेंट करा, उनके पास फंड्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, उनके पास रिसोर्सेज, उन्होंने फटाफट सॉफ्टवेयर डेवलप कर, सॉफ्टवेयर खरीदे, 1 महीने के अंदर पूरा सिस्टम सेट कर दिया उन्होंने। सरकारी स्कूलों में क्या लगता है तुम्हारे, क्या सर सरकारी स्कूलों ने ऐसे ऑनलाइन क्लासेस ली थी? ली है। स्टडी मटेरियल तक घर पे पहुंचाए गए हैं बच्चों के, यूनिवर्सिटीज के। करेक्ट, फोन नंबर भी तो होना चाहिए। ये मैं तुम्हारे को क्यों इंश्योर कर रहा हूँ? 250 कॉल्स एक दिन के मैंने करवाए हैं। कैसे कॉल्स करवाए हैं? तो सरकार काम बांटती थी क्योंकि लॉकडाउन है, तो क्योंकि लाइव क्लासेस वगैरह चल रही है, टीचर्स के ऊपर प्रेशर कम है, तो टीचर्स को एक जॉब दी गई एक्स्ट्रा। आपको रोज 20 कॉल्स करनी है। डेटाबेस आ गया, अब मार्क करोगे आपने इसको कॉल किया, आपने इससे 3-4 सवाल पूछने। क्या बच्चों को भी कॉल करनी है, लोगों को भी, किसानों के नंबर आएंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों के नंबर डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नंबर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के नंबर, हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट वाली, सबके नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनको। आप इन 20 लोगों को रोज कॉल करोगे, अलग अलग लोग। अब आप 20 लोगों को जब कॉल करोगे, उनसे पूछना है क्या आपको लॉकडाउन के दौरान राशन की सुविधा मिली, क्या आपको लॉकडाउन के दौरान पैसा मिला है, क्या आपको लॉकडाउन के दौरान बच्चों को एजुकेशन मिली है ऑनलाइन। ये सवाल पूछे गए, काफी सारे जवाब मना भी हुए, काफी सारे लोगों ने उसके अंदर हाँ भी भरी कि हाँ इतने पैसे आए थे। तो उस कॉल के दौरान तो कुछ कॉल तो मैंने भी करी। अब उन कॉल्स के अंदर कई बार तो कोई बंदा तो ऐसा भी होता था जो बिल्कुल ही रो देता था फोन के ऊपर कि नहीं बाबूजी बिल्कुल कोई गुजारा नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, आपको कुछ सहायता की जाए। फिर उसके अंदर कमेंट भी डालने पड़ते थे, आपको क्या क्या बात नहीं। सरकार ने आगे उसका माइंड को कुछ करा कि नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन मैंने लिखा है बड़ा भावुक होकर इसको तो कुछ करो यार। तो सरकार कर रही है अपनी तरफ से, इतने एफर्ट कौन करेगा? पहुंचा दिए ठीक है, उसके बाद चेक करवाना कि भाई मिला कि नहीं मिला, फीडबैक।
और अगर मान लो कोई बंदा, कोई अब किसान को किसी का बीपीएल कार्ड बना हुआ है पुराना, उसका नंबर भी डाला हुआ है और वो प्रभु को प्यारा हो गया है, पैसे तो उसके खाते में गए, तो पहले चेक करवाना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है अपनी तरफ से सही काम करने की, गलत हो जाती है। आओ पढ़े आगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। देयर हैज बीन एनॉर्मस ग्रोथ इन इनकम एंड वेल्थ। ओहो, ये तो हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं बात, सारी बातें हो चुकी हैं, आगे जो भी मिलेगी ना सारा सत्संग ऑलरेडी बिगिनिंग में ही होता है। पिछले कई सालों में देश ने बहुत संपत्ति कमाई। हम पिछली क्लास के अंदर ही बात कर रहे थे, तुमको पता है 5th लार्जेस्ट कंट्री हमारा देश, 5th लार्जेस्ट कंट्री इन जीडीपी। अब जीडीपी के मामले में हम 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जैसे हम पर कैपिटा पे आते हैं खत्म हो जाता है। जो आबादी इतनी है, जब डिवाइड करने लगते हैं उसको पर कैपिटा के अंदर ट्रांसफर है ना। तो ग्रोथ तो हुई है, लेकिन क्या वो ग्रोथ हर व्यक्ति के जीवन में आई? देश के अंदर संपदा बहुत बड़ी है, देश का जीडीपी भी बहुत बड़ा है, देश के रिजर्व्स भी बड़े, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो ग्रोथ, वो वेल्थ सिमट के रह गई है चुनिंदा लोगों के पास। ठीक है, अब उसी वेल्थ का सही डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देखना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ समय बाद वो गैप वेल्थ का इतना जनरेट हो जाएगा, जो बहुत कम वेल्थ वाले लोग हैं वो इधर अटैक भी कर सकते। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। तुमको क्या लगता है, चोरी चकारी अगर कहीं पर किसी भी जगह पर रीजन में बढ़ती हो, क्यों बढ़ती? पॉवर्टी ज्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई सही काम करना भी चाहता है तो भी नहीं कर पाता, अगला क्या करेगा? जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी क्राइम की, बट ये क्राइम की तरफ धकेलने का पहला स्टेप हो सकता है, इनकम और वेल्थ का गैप। There has been enormous growth in income and wealth of the nation during the last couple of decades. However, such growth have not been spread evenly across the households. तो सरकार ने क्या किया सर? फिर सरकार का स्टेप क्या है इसके लिए? सरकार सबके लिए मौके जनरेट करेगी। कैसे? सरकार सिर्फ मौका दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। कुछ कुछ जगह पर आपको, जहां पर आपकी जीवन यापन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वहां पर आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर सकती है कैश देकर के। गेहूं 3 रुपए प्रति किलोग्राम, चावल 2 रुपए प्रति किलोग्राम, चीनी मुफ्त के अंदर, मिट्टी का तेल मुफ्त के अंदर, इस तरीके से सरकार कर सकती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ऐसी सहायता दी जा सकती है, ऐसी सहायता दी जा सकती है। लेकिन सरकार और मौके भी देती है, और मौके कैसे? स्कॉलरशिप टेस्ट क्वालिटी के हिसाब से आपको मिल सकता है, आप स्कॉलरशिप ले लो। ठीक है, आपको क्या मिल सकता है? रिजर्वेशन, अलग अलग क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। हालांकि रिजर्वेशन के बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सरकार की नीयत कुछ और है रिजर्वेशन को लेकर, हरकत कुछ और हो जाती है। जैसे रिजर्वेशन अगर किसी को मिली है, ठीक है, उसके बाद मौका नहीं होगा, उसको किसी ना किसी कारण से रिजर्वेशन मिले। रिजर्वेशन मिल सकती है बेटा आपकी इकोनॉमिकल बेस के ऊपर, रिजर्वेशन आपको मिल सकती है आपकी कास्ट के ऊपर, किसी भी वर्ग के अंदर हो आपको इस वजह से आपको रिजर्वेशन मिल रही है। अब आपको एक जगह एक बार रिजर्वेशन मिल गई, उसके बाद वो रिजर्वेशन अब आपकी फैमिली के लिए नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। 2-3 साल पहले, पता नहीं, या फिर काफी साल पहले की जो भी बात थी, एक आईएएस टॉपर थी टीना दाबी, किसी ने नाम सुना? वो रिजर्वेशन के बाद उसमें अपीयर हुई है, जबकि उसके दोनों, यानी कि माता और पिता दोनों के दोनों सिविल सर्विसेज के अंदर है, आईएएस और आईपीएस रैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर भी वो रिजर्व्ड कैटेगरी से एग्जाम दे रही है, तब उसकी रैंक बनाई है टॉपर, आईएएस टॉपर। यहाँ पे रिजर्वेशन ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? गलत। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बस यही तो है, हमारे प्रोफेशन में, इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता, बट आप गवर्नमेंट जॉब में सीए वाली जॉब के लिए जाओगे तो फिर वहां पर है, वहां पर मिल जाएगा आपको। जनरल कैटेगरी 20 पेपर के नहीं है बेटा, पास होने के लिए नहीं है, मेंबरशिप के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, एंट्रेंस के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई। लेकिन बाद में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते तो वहां पर तो है ना, ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन के लिए बड़ी जरूरतें भी थी बेटा, कई सारे लोग, कई सारे वर्ग ऐसे थे सोसाइटी के जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे और जिनको कास्ट की वजह से बहुत ज्यादा शोषित किया जाता था, उनको बराबर समझा ही नहीं गया, ठीक है। और जब बराबर नहीं समझेगा तो उनके पास मौका कहाँ है? तो उनको मौके देने के लिए वो रिजर्वेशन दी गई, ठीक है। उनके पास भी बढ़ने का मौका होना चाहिए, बस इतना सा पर्पस था उस आरक्षण का। Distribution responsibility arises due to such unequal distribution of resources, income and wealth among individuals of the society. सरकार की जिम्मेदारी है पैसे का बराबर बंटवारा करना। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इनइक्वल वेल्थ है, इनइक्वल इनकम है, और सरकार बेटा कुछ
छोटे मोटे ही रास्ते सरकार के पास, सरकार ऐसे नहीं कर सकती इसके पैसे उठा के किसी और को दे दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो जो सरकार के पास जो अपना मैकेनिज्म है टैक्सेशन वाला, सब्सिडी वाला, सरकार वहीं से चैनलाइज करके लेकर के आएगी आपको। एक स्टेट से टैक्स कलेक्ट करके दूसरे स्टेट में इन्वेस्ट करना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ से टैक्स आ रहा है, वहां पे रेवेन्यू जनरेट करवाना शुरू करवाने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूरी है। जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया गया, सरकार ने अनाउंस करा 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पैकेज जम्मू एंड कश्मीर के लिए। 41,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? यहीं से तो आएंगे जो और रीजन से टैक्स कलेक्ट हो रहा है वहां पे जाके इन्वेस्ट होएगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, distribution function also relates to distribution of real output among individuals. रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है इसको? बेटा सिंपल सिंपल फटाफट सिंगल रीडिंग के अंदर ले लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं, सारी सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम अमंगेस्ट हाउसहोल्ड, सभी लोगों के पास बराबर जो भी घर के अंदर रिक्वायरमेंट है वो कम से कम पहुंचनी चाहिए। एडवांसिंग वेल-बीइंग ऑफ डिप्राइव्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो डिप्राइव्ड कौन है? शोषित वर्ग। Deprived can be economically, can be due to caste, can be due to location, उसके पास वहां पर रिसोर्सेज ही नहीं है, पहुंचता ही नहीं है कुछ, तो उनके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सबके पास बराबर मौके होने चाहिए इनकम और वेल्थ जनरेट करने के लिए। लोगों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ पीपल विद हार्डशिप, कोई व्यक्ति विकलांग, विकलांग पेंशन बनाती सरकार क्योंकि ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको सरकार की तरफ से सहायता चाहिए, ये कमा नहीं सकता इसलिए सरकार इसका ध्यान रखेगी। लेकिन पीपल विद हार्डशिप, एंश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम वेजेस समझ लो, कम से कम इतना खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को गेहूं 3 रुपए किलो क्यों मिल रहा है? इसीलिए उनके पास पैसे नहीं है भैया उसको, लेकिन खाना तो खाना ही है ना, चोरी चकारी थोड़ी करवानी है, तो क्योंकि उसको खाना खाना है तो कम से कम उसको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी अपना मेंटेन करना है उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अमीरों से टैक्स लेना है, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ज्यादा टैक्स, कम पैसे कमा रहे कम टैक्स, पैसे नहीं कमा रहे सब्सिडी लो, फिर कितना अच्छा काम नहीं करेंगे तो भी पैसा मिलता रहेगा, इतना नहीं मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा जो पेट भर देगा शायद, बस। भूख से कोई भी नहीं मरता वैसे, कोई नहीं मरता, ज्यादा खा के मर रहे हैं लोग आज, ओबेसिटी ज्यादा किलिंग फैक्टर है हंगर से। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फूड टू बीपीएल हाउसहोल्ड, बीपीएल क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। रिजर्वेशन फॉर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी हो सकते हैं, कास्टिज्म कास्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, लोकेशन के आधार पर भी हो सकता है, पिछड़े राज्यों से आए व्यक्ति वहां पर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दे दिया। स्कीम फॉर बैकवर्ड रीजन, वो भी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, आप झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाओ, हम आपको 10 साल तक टैक्स माफ कर देंगे, ऐसी स्कीमें देना। वहां पर जाकर के फैसिलिटी लगाओ, सरकार आपके प्लांट की आधी कॉस्ट भर देगी, वहां पर जाकर के फैसिलिटी लगाओ, बिजली का बिल आपको नहीं भरना पड़ेगा। ऐसी सुविधाएं सरकार अगर आपको स्कीम में देती है तो किस लिए दे रही है? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाए, एक जगह पर ज्यादा संपदा दूसरी जगह पर कम संपदा बराबर नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल करने के लिए वो सरकार अलग अलग स्कीम लगा सकती है। आखिरी फंक्शन है बेटा हमारे पास स्टेबलाइजेशन। बेटा एग्जाम में लिखने के लिए स्लाइड्स सफिशिएंट समझने के, क्योंकि वहां पर तो अगर 5 नंबर का सवाल आएगा किसी भी एक मुद्दे के ऊपर आएगा, नहीं तो आप किताब के अंदर से भी अगर पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा इज़ामार करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ याद करने की लैंग्वेज के साथ बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि जितनी इसके अंदर थ्योरी है इतने में तुम्हारा लॉ का या ऑडिट का पेपर तैयार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ काम के मुद्दे की बात ध्यान रखनी है, पेपर में तो कहानियां ही है, इस वाले यूनिट की कह रहा हूँ मैं, उसकी नहीं कह रहा, फर्स्ट यूनिट में तुम कहानियां लगाओ, वहां पे सारे फॉर्मूले। हाँ जी, तो स्टेबलाइजेशन, अब क्योंकि मार्केट अपने आप को करेक्ट तो नहीं कर सकती, क्योंकि बेटा देखो आपने कोशिश करी, आप एलोकेशन बराबर कर दो, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर दो, लेकिन मार्केट को अपने आप हालात में छोड़ नहीं सकते ना। मार्केट में कई बार ऐसा हो सकता है, एक साइकिल शुरू हो जाती है, ऐसा हम पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के अंदर पहले भी, एक साइकिल शुरू हो जाती है।
देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उनकी कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम जनरेट होगी, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट फिर ऐसा हो सकता है, वो रिसेशन को जन्म दे देती है। क्या बन जाता है वहां पर, रिसेशन। और जब ये कुएं के अंदर धंसता चला जाता है ना, फिर वो बन जाता है डिप्रेशन इकोनॉमिकली। मार्केट डू नॉट जनरेट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी, हमको पता है प्राइस स्टेबिलिटी को टू ब्रेक इवन, सो गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू स्टेबलाइज द मार्केट। मार्केट अपने आप को कई बार करेक्ट नहीं करती। करेक्ट कैसे नहीं करती सर, एक जगह पर किसी चीज की डिमांड तो है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर वहां पर जाकर के अगर वो सप्लाई पूरी नहीं कर तो किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। किसी जगह पर स्कूल होने चाहिए लेकिन वहां पर स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं होंगे तो फिर दिक्कत है ना, स्कूल खोलने पड़े, गवर्नमेंट को खोलने पड़े। एक रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन रुकती है सिर्फ एक बच्चे को छोड़ने के लिए। हाँ जी, एक गांव में स्कूल नहीं है, वो बच्चा दूसरे गांव में स्कूल जाता है उसी ट्रेन पर। ट्रेन उस स्टेशन पे रुकती है सिर्फ उस एक बच्चे को सुबह पिक करने के लिए और उस एक बच्चे को शाम को छोड़ने के लिए। कितना बड़ा एक्ट है सरकार की तरफ से। वो जो स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकनी चाहिए थी, उस स्टेशन पर एक ट्रेन को बोला गया, बल्कि दो को बोला गया होगा क्योंकि दोपहर के टाइम में बच्चे को छोड़ना भी है, तो दो अलग अलग ट्रेन को ये शेड्यूल में डाला गया कि इस स्टेशन पे आपका हॉल्ट है। जिस स्टेशन को उसका कोई हॉल्ट नहीं, जिस स्टेशन को कोई पूछ भी नहीं रहा, जिस स्टेशन का किसी ने नाम भी नहीं सुना, उस स्टेशन के ऊपर सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी रुकेगी उस एक बच्ची के लिए जो पढ़ने के लिए जाती है। पीछे केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के आरसीटीसी जिसको बोलते हैं रोड केरला, उस बस वहां पर एक पर्टिकुलर बस एक गांव के अंदर चलाई गई सिर्फ दो बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट अपने किसी रिसोर्स के ऊपर जाए, तो सरकार ने बस चलाई उस गांव से दूसरे गांव। कितना बड़ा जबरदस्त एक्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि उन दो बच्चों के लिए जिनको पढ़ाई करनी है और क्योंकि वहां पे रेलवे स्टेशन की सुविधा भी नहीं है तो वो बच्चे जाएंगे कैसे, तो सरकार ने उनके लिए क्या चलाई वहां पर बस दो बच्चों के लिए। कितना अच्छा काम करती है सरकार। नहीं बेटा, तो सरकारों की नीयत खराब नहीं होती, वो अलग बात है, बीच में करप्शन आ जाता है वो खराब कर जाता है काम, लेकिन हर सरकार ने अपने समय पर अच्छा ही काम किया है। तुम खुद सोच के देखो ना, आज से 15 साल पहले का जीवन देखो, शहर की हालत देखो, और आज से 15 साल बाद इस शहर की हालत देखो। सर हालात है, ये तो सपना सच हो रहा है लोगों का। And if the government does not interfere to resolve market disruption, market tends to fail। बेटा मार्केट में डिसरप्शन तो है, डिसरप्शन मतलब जो भी चीजें लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, मार्केट फेल हो रही है, इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। अगर फंक्शंस पूरे नहीं हो रहे ना, एलोकेशन सही नहीं हो रहा, रिडिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हो रहा, स्टेबलाइजेशन पूरा नहीं, मार्केट फेल है। ठीक है, मार्केट फेलियर के पीछे उदाहरण पड़ रहे थे सारे के सारे कि भैया इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नलिटीज की लोगों को जानकारी नहीं, अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ रहे वगैरह वगैरह, तो मार्केट फेल हो सकती है, इसलिए सरकार को बीच में आकर के कूदना पड़ता है। पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर के चलना है, सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ लोगों का फायदा करवाना है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ बिजनेसमैन का फायदा करवाना है, सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इकोनॉमी के हर एक सेक्शन को, हर एक पार्टिसिपेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, कंज्यूमर का, इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का, मैन्युफैक्चरर का, सबका ध्यान रखना है सरकार। एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल यूटिलाइजेशन, आउटपुट एंड इनकम, प्राइस लेवल्स, ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, सारी चीजों का ध्यान रखना है, सरकार ही रखेगी और कोई नहीं रखने का। कितना अच्छा मुद्दा है, डिस्कशन डिबेट करने लग जाओ तो पूरा दिन लगता है। फिस्कल पॉलिसी, बेटा दो प्रकार की पॉलिसीज होती है, हमने पढ़ रखा है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, हमारे पास चैप्टर है, आखिरी वाली यूनिट के अंदर आखिरी में भी पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी पूरी की पूरी। मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो बेटा रोकने से रिलेटेड काम करती है, ठीक है, कि कौन डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, वो आरबीआई का फंक्शन, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई वाले केस। अभी हम किसके अंदर है, गवर्नमेंट फंक्शंस के बारे में बात करें। गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की अर्निंग, टैक्सेशन पॉलिसीज, ये सारा का सारा किसका फंक्शन है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये सारी चीजें डिसाइड कैसे करती है, अपने तीनों पीछे के जो पर्पस है ना उनको पूरा करने के लिए उसकी जो पॉलिसीज होती है वो अलाइन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अपनी कोई स्कीम लगाई
उस स्कीम से गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे जो पीछे तीनों जो पर्पस है ना वो पूरे होने चाहिए, लेकिन कई बार रिजल्ट उल्टा मिल जाता है। सरकार ने कुछ सोच के कोई हरकत करी, उस हरकत का प्रभाव ही उल्टा पड़ गया नेशन के ऊपर। ऐसा हो जाता है कई बार, जैसे हमने डिमोनेटाइजेशन में देखा, खर्चा बेनिफिट कम हुआ, खर्चा उस पर ज्यादा हो गया, लेकिन कोशिश ये नहीं थी, कोशिश सोचा तो अच्छा ही था ना, कुछ कि कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, कुछ फायदा हुआ भी, लेकिन उतना नहीं हुआ जिस लेवल तक का सोचा था। तो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इनकम, पैसे कहां से आएंगे सरकार के पास? टैक्सेस से। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां पे जाता है सरकार का? सरकार खुद तो अपने लिए खर्चा करती है, सरकार कुछ नेशन की डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है, नेशन की डेवलपमेंट के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एविएशन, और जो इसरो भी है हमारे पास, स्पेस रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च, इनके ऊपर जो खर्चा, डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है, सरकारें कुछ खर्चा करती है लोगों के ऊपर सब्सिडीज देकर। पीछे इतना 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर करा था ना मोदी जी ने, 20 लाख करोड़, कितना पैसा होता है 20 लाख करोड़, उतने पैसे का पैकेज डिक्लेयर कर दिया, बजट से भी बड़ा। अब 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो उन्होंने डिक्लेयर करा, उसका पर्पस क्या है? उस अपने फंक्शंस को ही पीछे वाले को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भैया अगर बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया, लोगों की इनकम बिल्कुल जनरेट होगी, तो देश के अंदर हाहाकार नहीं मच जाएगा। तो जिसके पास इनकम नहीं है उसको सब्सिडी देना भी जरूरी है, कुछ कुछ एक्टिविटीज चलाना भी जरूरी है, लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में दिलवाई नहीं दिलवाई सरकार ने, इससे बड़ा और ज्यादा फिलैंथ्रोपिक काम क्या हो सकता है? बहुत क्रांतिकारी डिसीजन लिए गए थे सरकारों, जब गवर्नमेंट ने पहली बार ये डिसाइड किया कि राइट टू एजुकेशन नाम की एक चीज होगी, 14 साल से कम के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, मुफ्त वर्दी मिलेगी, और लंच के दौरान खाना भी वहीं पे स्कूल में मिलेगा, उसको मिड डे मील। ये कितना क्रांतिकारी डिसीजन है अपने आप के अंदर। जिस देश के अंदर लोगों को, बच्चे स्कूल जाने से कतराते थे, बच्चों को माँ बाप स्कूल में भेज के राजी नहीं थे, उस देश में ऐसी पॉलिसी लेकर के आना, लागू करना और उसको सक्सेसफुल भी बनाना बहुत बड़ी बात। तो हमारा जो पर्पस है भैया, पर्पस हमने पीछे देख लिया था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन्हीं सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ नेताओं के घर भी भरे जा रहे, वो बाय प्रोडक्ट है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो ड्यूरिंग रिसेशन के दौरान क्या होगा? रिसेशन मतलब, रिसेशन का मतलब क्या है? मार्केट में इनकम नहीं है, इसलिए डिमांड जनरेट नहीं हो रही, ठीक है। डिमांड जनरेट नहीं हो रही, इसलिए प्रोडक्शन कम हो रही है। प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है? डिमांड जनरेट नहीं होगी, प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम करेंगे तो फिर इंप्लॉयमेंट का क्या होगा? इंप्लॉयमेंट भी कम हो गया। अभी तो पूरा चक्र शुरू हो गया ना, इंप्लॉयमेंट कम होने का मतलब फिर से पैसे कम। पैसे कम मतलब क्या? पैसे कम है, फिर से कंजम्पशन की डिमांड कम होने वाली है। अभी चक्र चलता रहेगा जब तक सरकार आके इंटरवीन नहीं करेगी। सरकार कैसे इंटरवीन करेगी? लोग क्योंकि कंज्यूम नहीं कर रहे तो सरकार कंज्यूम करना शुरू करे। सरकार भी तो खरीदती है। सरकार ने अगर हाईवे बनाने हैं, उसको मटेरियल नहीं चाहिए क्या? चाहिए, वो भी कंजम्पशन। सर हाईवे बनाने हैं क्या, उसको लोग नहीं चाहिए क्या? गवर्नमेंट रिसेशन के रिस्क के ऊपर बैठी हुई अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, क्योंकि रिस्क है, रिसेशन आ सकता है, मार्केट को हिट कर सकता है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है। गवर्नमेंट सरकार इसको सपोर्ट, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, कि जो काम प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए वो गवर्नमेंट करेगी। अब किस चीज के लिए खर्चे भी करेगी, लोगों को सैलरी भी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, फिर से वापस रिस्टार्ट, इनकम आएगी, डिमांड भी जनरेट होगी, इकोनॉमी वापस से लेवल पर आ जाएगी। लेकिन अगर सरकार ने आकर के बीच में खर्चा नहीं किया तो कुछ चक्र चलता रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, लोअर डिमांड है, लोअर कंजम्पशन है, लोअर प्रोडक्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोअर डिमांड है, लोअर कंजम्पशन है, लोअर प्रोडक्शन है, वही चलता रहेगा जब तक आकर के गवर्नमेंट बीच में कुछ ना कुछ हरकत नहीं। During recession, government should increase spending, which will provide income to the household and business, resulting into increased demand and vice versa. Opposite भी हो सकता है। देश के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पैसा। आरबीआई पहले उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। लिक्विडिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ठीक है, वो आरबीआई का फंक्शन। सरकार क्या करेगी? देश में ऑलरेडी बहुत पैसा, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा आ रहा है। जब पैसा बहुत ज्यादा आता है ना, लोग अनाप शनाप खर्चे करके कीमतें बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस दौरान अपनी स्पेंडिंग रोक देगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों की कंजम्पशन की पावर बहुत अच्छी है इस समय, तो लोग स्पेंड कर रहे हैं। अगर हमने भी डिमांड जनरेट कर दी तो ये तो
और ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी, तो गवर्नमेंट उस टाइम क्या करेगी, अपने स्पेंडिंग रोक देगी। अगर प्लान किया तो भी वो एक्सपेंडिचर रोक दिए जाएंगे। बस बेटा सीधी सी यही वाली कहानी है, सारी कहानियां पहले डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी लाइन में फिर से वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड। एक एक पेज हो गया, 10 स्लाइड्स हो गई।